अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो वेव्स का लेक्चर नंबर 15 शुरू करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी। बीट्स क्या होती हैं, कैसे फॉर्म होती हैं, फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है, क्या मैथ्स इन्वॉल्व है और क्या कॉन्सेप्ट की फील है। तो कॉन्सेप्ट को फील करते चलेंगे। अमूमी तौर पे बच्चों को बीट्स का टॉपिक फील नहीं हो रहा होता या विजुअलाइज नहीं हो रहा होता। पढ़ तो लेते हैं कि बीट फ्रीक्वेंसी इज F2 - F1। तो आज के लेक्चर में देखेंगे कि बीट्स होता क्या है, कैसे फॉर्म होता है। साथ ही साथ इस टॉपिक से रिलेटेड पास्ट ईयर्स में जितने क्वेश्चंस आए हुए वो भी हम लेक्चर में सॉल्व कर रहे होंगे। तो हेडिंग लगा लो अपने पास, कॉन्सेप्ट ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी। मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये मेरा और आपका एक छोटा सा प्यारा सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम 11 और 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है भैया, चलो देखो बच्चे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हमें ये बात पता है कि अगर दो वेव्स इस तरह से प्रोपेगेट करती हुई जा रही हैं सेम मीडियम में और सेम डायरेक्शन में, सर वेव्स क्या होती हैं? बच्चे, कोई भी डिस्टर्बेंस जो किसी मीडियम में प्रोपेगेट करती जा रही होती है, इस डिस्टर्बेंस के प्रोपेगेट करने से होता क्या है? एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। और क्या होता है, किस तरह से होता है? जब ये डिस्टर्बेंस प्रोपेगेट करती हुई जाती है तो जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम होते हैं उन्हें ऑसिलेट कराती जाती है, उन्हें वाइब्रेट कराती जाती है। ठीक है, मान लो आपके पास दो वेव्स ऐसे प्रोपेगेट करती हुई जा रही हैं। इस वेव का नाम मैंने रख दिया y1, इस वेव का नाम मैंने रख दिया y2। गोया कि ये वाली वेव जिस पॉइंट से गुजरेगी वो चाहेगी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कितनी हो, y1 फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये वाली वेव जब गुजरेगी तो चाहेगी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कितनी हो, y2 फ्रॉम द मीन पोजीशन। अच्छा, अब ये दोनों वेव एक ही वक्त में इस बेचारे मासूम पार्टिकल पर आती हैं। इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स का फिनोमिना होगा। इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स क्या होती है? एक पॉइंट पर मल्टीपल वेव्स का आकर मिलना। तो ये जो पॉइंट है इसके ऊपर ये y1 वेव भी आ रही है और y2 वेव भी आ रही है। दोनों वेव जब आके मिलेंगी तो अब पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, y1 या y2? तो हमें ये बात पता है कि भैया पार्टिकल की जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स वो होगी y1 प्लस y2, यानी कि इट विल बी द वेक्टर सम। ये वेक्टर सम होगा किन दोनों की वजह से? इन दोनों इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स की वजह से। लेक्चर नंबर 8 में ये सब बातें हम बहुत तफसील से पढ़ चुके हैं। कोई 1 घंटा 40-50 मिनट का लेक्चर है, ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ाया है मैंने। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने बीट्स पढ़ना है। ठीक है, वापस आ जाओ। दो वेव्स गई, एक पॉइंट पे मिली, इस पॉइंट की नेट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करते हो, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट ऐसे आती है। अब इस नेट डिस्प्लेसमेंट का कुछ ना कुछ नेट एम्पलीट्यूड भी होगा। सर ये समझ में नहीं आया, एम्पलीट्यूड क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? देखो ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर है। जब वेव आएगी तो ये मीन पोजीशन से ऐसे ऊपर जाएगा या मीन से ऐसे नीचे जाएगा, गोया अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होगा। पार्टिकल मीन से कितना ऊपर गया ये उसकी डिस्प्लेसमेंट है। कितना मैक्सिमम ऊपर जा सकता है ये एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम डिस्टेंस जो कि पार्टिकल कवर कर सकता है ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन। कितना मैक्सिमम ऊपर जा सकता है या कितना मैक्सिमम नीचे जा सकता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव के केस में कितना राइट पे जा सकता है या कितना लेफ्ट पे जा सकता है। तो ये पार्टिकल की नेट डिस्प्लेसमेंट है और इसका जो नेट एम्पलीट्यूड होगा वो निकालने का मेरा बेटा हमने फॉर्मूला पढ़ा था, √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ डेल्टा फाई। अगर आपने ये नहीं भी पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बस इतनी बात जहन में रखिएगा। पहली बात, जब किसी पॉइंट पर दो वेव्स आकर इंटरफेरेंस करती हैं, मिलती हैं, तो उस पॉइंट पे जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम है उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है कि वो कहाँ जाएगा और कितना जाएगा, ये कहाँ से मिलता है? दोनों की इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट को ऐड करके। पहला पॉइंट ध्यान में रखने वाला। दूसरा, जो पार्टिकल की नेट डिस्प्लेसमेंट है इसका जो नेट एम्पलीट्यूड है ये है कितना जाएगा, ये है कितना जा सकता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये पार्टिकल था,
आपने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करी, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम पर है 3 सेंटीमीटर वेव की वजह से, और एम्पलीट्यूड आ रहा है 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब पार्टिकल अभी मजीद ऊपर जाएगा। जिस लम्हे आपने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करी, पार्टिकल कहां था 3 सेंटीमीटर पे, अभी मजीद ऊपर जाएगा 5 सेंटीमीटर तक, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे 5 जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये डिस्प्लेसमेंट है, ये एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड इस कितना ऊपर जा सकता है। ठीक है भैया, समझ आ गई बात की। दूसरा पॉइंट ध्यान में रखने वाला, जो नेट एम्पलीट्यूड होता है ये डिपेंड करता है किस पे मेरा बेटा, फेज डिफरेंस पे। फेज डिफरेंस पे, ये जो दो वेव्स थी, इन दोनों के दरमियान में जो फेज डिफरेंस था वो तय करेगा कि इस पॉइंट पे वेव के मिलने की वजह से नेट एम्पलीट्यूड कितना होगा। फिर हमने मेरा बेटा इससे रिलेटेड 2 स्पेशल केसेस पढ़े थे। एक हमारे पास था जब आपका फेज डिफरेंस 0 डिग्री होता है, आप कहते हो वेव जो कि इंटरफेयर कर रही हैं दे आर इन फेज। इन फेज इस केस के अंदर हमने बात की थी कि जो नेट एम्पलीट्यूड हुआ करता था, नेट एम्पलीट्यूड वो कैसा था बच्चे, मैक्सिमम था। और कैसे आता था, A1 प्लस A2। इसको बच्चे हम कहा करते थे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दो ऐसी वेव्स का आपस में मिलना जो कि इन फेज है, जिनका फेज डिफरेंस 0 डिग्री है, और उसकी वजह से नेट एम्पलीट्यूड पार्टिकल के ऑसिलेशन का कितना हो गया, A1 प्लस A2, या मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, ये आपके पास क्या कहलाता था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसी में हमने एक स्पेशल केस और पढ़ा था कि अगर आपका फेज डिफरेंस 180 डिग्री है, यानी कि वेव्स आर आउट ऑफ फेज, क्रस्ट पे ट्रफ आ रहा है, ट्रफ पे क्रस्ट आ रहा है, इस केस के अंदर इसको हमने कहा था आउट ऑफ फेज। इस केस के अंदर हमने कहा था जो नेट एम्पलीट्यूड होगा वो कैसा होगा, मिनिमम होगा A1 माइनस A2, यानी कि पार्टिकल अब भी ऑसिलेट करेगा बट विद द मिनिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड। इस केस में भी पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है विद द मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड। तो ये हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझिएगा गौर से बात को, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या चीज तब्दील हो रही है, एम्पलीट्यूड। किसका एम्पलीट्यूड, पार्टिकल की ऑसिलेशन का। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है सबसे बड़े एम्पलीट्यूड से, डिस्ट्रक्टिव में पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है बिल्कुल चुन्ने मुन्ने एम्पलीट्यूड से। एक और चीज, अगर फेज डिफरेंस 0 नहीं है और 180 नहीं है, हो सकता है 30 डिग्री हो, 35 हो, 60 डिग्री हो, तो पार्टिकल ऑसिलेट नहीं करेगा, करेगा, लेकिन उसका जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में कहीं होगा। मिसाल से समझो, मान लो भैया 2 वेव्स आ रही हैं, एक पॉइंट पे मिल रही हैं, इन दोनों का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम 10 है, मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, इन दोनों का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना है, 10 है, और मिनिमम मान लो 0 है। मान लो भाई दोनों का एम्पलीट्यूड 5 और 5 है, तो 5 और 5 का मैक्सिमा क्या होगा, 5 प्लस 5 10, मिनिमा क्या होगा, 5 माइनस 5 0। तो अगर 2 वेव्स ऐसे आकर मिलेंगी कि इनके दरमियान में फेज डिफरेंस 0 डिग्री था, देवर इन फेज, इस केस में 10 के एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगा पार्टिकल। अगर फेज डिफरेंस 0 जो आपका 180 डिग्री होगा, तो नेट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा इस केस में, 0 5 5 5 माइनस 5 क्या हो गया, 0। तो पार्टिकल 0 के एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगा, गोया कि ऑसिलेट ही नहीं करेगा। 0 मतलब नेट एम्पलीट्यूड 0 हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो जाएगी। ठीक है, अगर पार्टिकल का जो फेज डिफरेंस था, अगर यहां पे जो वेव थी, दोनों का आपस का जो फेज डिफरेंस था वो 30 डिग्री है या 60 डिग्री है या 90 है या 120 है या 150 है, इस केस में जो पार्टिकल ऑसिलेट करेगा उसका एम्पलीट्यूड 10 और 0 के बीच में कहीं पर लाई कर रहा होगा। ध्यान में रखिएगा ये सारी बातें, ये सब हम पुरानी चीजें रिवाइज करने, आगे अपना कॉन्सेप्ट लेके चलने के लिए। ठीक है, अच्छा दूसरी बात मेरा बेटा, अभी तक 2 बातें आपने सिर्फ ध्यान में रखनी है। पहली बात, जब कभी भी किसी एक पॉइंट पर वेव्स आकर मिलती हैं, इस फिनोमिना को कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स के नतीजे में पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो निकालने के लिए आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करते हो। इस नेट डिस्प्लेसमेंट में नेट एम्पलीट्यूड कितना है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन पता है ना, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होती है, कभी भी जब हम ऑसिलेशन का चैप्टर भी पढ़ के आए हैं, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, ये एम्पलीट्यूड है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट में जो नेट एम्पलीट्यूड होगा वो निकालने का ये फॉर्मूला था। इसमें से भी हमने ये बात पढ़ी थी कि नेट एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, फेज डिफरेंस पे। फेज डिफरेंस चेंज होगा तो नेट एम्पलीट्यूड चेंज होगा। फेज डिफरेंस 0 डिग्री है, इन फेज है, तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा जिससे पार्टिकल ऑसिलेट करेगा। फेज डिफरेंस 180 डिग्री है तो पार्टिकल ऑसिलेट करेगा विद द मिनिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड। ठीक है, अच्छा
फिर मेरा बेटा हमें यह बात भी पता है कि इंटेंसिटी ऑफ द वेव जो है ये डिपेंड करती है किस पे, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे। तो जिस तरीके से अगर मान लो पहली वेव की इंटेंसिटी I1 थी, दूसरी वेव की इंटेंसिटी I2 थी, तो जब इस पॉइंट पे मिलेंगी तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी भी हमने निकालना सीखी थी। रिजल्टेंट वेव की जो इंटेंसिटी थी I नेट वो बराबर था I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस ऑफ डेल्टा फाई। किसी को भी इसकी डेरिवेशन देखनी है तो लेक्चर नंबर 8 में ये सब बातें हमने पढ़ी हुई हैं बहुत तफसील से। तो आप देखो रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी किस पे डिपेंड कर रही है, फेज डिफरेंस पे। गोया के जब आपके पास वेव्स इन फेज होंगी, फेज डिफरेंस 0 डिग्री होगा। इस केस में जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी। जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी क्या होगी मेरा बेटा, मिनिमम होगी। ये कुछ मोटी मोटी बातें आपने जहन में रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब इन वेव्स के बारे में थोड़ी बात कर लें। ये जो वेव आ रही थी इनके बारे में आपको क्या क्या खास बात नजर आ रही है। पहली बात कि ये वेव्स हमारे पास सेम डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही हैं। दूसरी चीज, ये सेम मीडियम में प्रोपेगेट कर रही हैं, एक ही मीडियम में सेम डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही हैं। दूसरी बात, तीसरी बात ये थी कि ये वेव्स आपस में थी मेरा बेटा कोहेरेंट वेव्स। कोहेरेंट वेव्स कहते हैं ऐसी वेव्स को जिनकी फ्रीक्वेंसी आपस में क्या हो, सेम हो। जब दो वेव्स हैविंग सिमिलर फ्रीक्वेंसी सेम डायरेक्शन में सेम मीडियम में प्रोपेगेट करती हैं और एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं तो इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स का फिनोमिना अमल में आता है और पार्टिकल की जो नेट डिस्प्लेसमेंट है दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, नेट एम्पलीट्यूड इज गिवन फ्रॉम हियर, नेट इंटेंसिटी इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। क्लियर है। अब डिफाइन करते हैं बीट्स को। बीट्स को मैं लेक्चर में ना 2 से 3 दफा डिफाइन कर रहा हूँगा। जैसे जैसे हमारा अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमें कॉन्सेप्ट की फील आती जाएगी। अभी बीट्स की बिल्कुल बुनियादी डेफिनेशन पढ़ो, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन। इंटरफेरेंस ऑफ वेव आपने पढ़ा, इसको उठा के छाप दो बीट्स के ऊपर। बस एक छोटा सा डिफरेंस रखना, क्या, बीट्स के अंदर F1 विल नॉट बी इक्वल टू F2। अब देखो मैं बीट्स की डेफिनेशन पढ़ रहा हूं, अपनी कॉपी में नोट करना, पहले समझो, सुनो, फिर नोट करना। बीट्स क्या है, अगर दो वेव्स सेम मीडियम में प्रोपेगेट कर रही हैं, सेम डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही हैं, एक पॉइंट पर आकर इंटरफेयर करती हैं, बीट्स फॉर्म होंगी। लेकिन शर्त क्या है, इनकी आपस में फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी इन दोनों की आपस में सेम ना हो। यानी कि आप ये भी कह सकते हो ये दो नॉन कोहेरेंट वेव्स हैं। कैसी हैं, नॉन कोहेरेंट वेव्स। कोहेरेंट वेव्स कौन सी हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम। नॉन कोहेरेंट, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम ना हो। फिर हम दूसरी बात ये कहते हैं स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, यानी कि दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है ना, इसका जो डिफरेंस है ये मेरा बेटा आपके पास 10 हर्ट्ज या उससे कम होना चाहिए। सर ये कैसे पता चला, आगे चल के आपको भी पता चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, अभी जल्दी जल्दी नहीं करो, आहिस्ता आहिस्ता। तो बीट्स का बेसिक डेफिनेशन क्या बना, दो वेव्स having slightly different frequencies, they are traveling in the same medium, they are traveling in the same direction। जब एक पॉइंट पे इंटरफेरेंस करेंगी, जब एक पॉइंट पे मिलेंगी तो बीट्स फॉर्मेशन टेक प्लेस करेगी। टू नॉन कोहेरेंट वेव्स ट्रेवलिंग इन द सेम मीडियम इन द सेम डायरेक्शन, एक पॉइंट पे मिलेंगी, बीट्स का फिनोमिना होगा। जो डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी है वो छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। बेसिक डेफिनेशन समझ में आ गई। बीट्स नहीं समझ में आया होगा अब तक, लेकिन इतनी बात समझ लो, है ये भी वेव्स के मिलने की वजह से इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स का फिनोमिना है। वेव एक ही डायरेक्शन में जा रही है। इतना हिस्सा कॉपी कर लो, जल्दी से आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा कुछ मजीद कॉन्सेप्ट को ना फील लेने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास कोई एक ट्यूनिंग फॉर्क है। ट्यूनिंग फॉर्क समझते हो ना, जिसके ऊपर ऐसे प्रोंग्स लगे हुए होते हैं जो वाइब्रेट करते हैं। यहां पे मेरा बेटा हमारे पास ना कोई दो अदर ट्यूनिंग फॉर्क है, ठीक है। दोनों की फ्रीक्वेंसी आपस में स्लाइटली डिफरेंट है। एक की फ्रीक्वेंसी अगर 3 है तो दूसरे की 6 है, एक की 30 है तो दूसरे की 32 है, एक की 200 है तो दूसरे की 204 हर्ट्ज है, ठीक है। ये दोनों जो है ना मेरा बेटा क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। इनसे कुछ फासले पे यहां पे एक पॉइंट है जिसका नाम मैंने रखा x इज इक्वल टू 0, और यहां पे मैं खड़ा हुआ हूं और मैं क्या हूं मेरा बेटा, ऑब्जर्वर हूं। जब भैया ये ट्यूनिंग फॉर्क ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस कर रहा होगा अपने सराउंडिंग में। तो मान लेते हैं यहां से आपके पास वेव ऐसे कुछ डिस्टेंस x ट्रेवल करके यहां पे आई, यहां से भी कुछ वेव कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके यहां पे आई। अच्छा, ये बिल्कुल सेंटर में पॉइंट कंसीडर किया है,
तो ये जो y1 वेव है इसने जितना डिस्टेंस कवर किया यहां आने के लिए, y2 वेव ने भी मेरा बेटा उतना ही डिस्टेंस कवर किया यहां आने के लिए। अगर मैं y1 वेव की इक्वेशन लिखता हूं तो y1 वेव की इक्वेशन बनेगी a sin ω1t माइनस का k1x। अब समझना आहिस्ता आहिस्ता। पहला ये क्या चीज है, ये मेरा बेटा किसी भी ट्रांसवर्स वेव की इक्वेशन को लिखने का जनरल मेथड है। अब सवाल आता है जहन में, सर ट्यूनिंग फॉर्क तो लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस करता है। अगर आपने मेरे जो पिछला लेक्चर था एयर ऑर्गन पाइप का पार्ट नंबर 1 उसको देखा हो गौर से, तो मैंने वहां पे आपको साउंड वेव को एज ए डिस्प्लेसमेंट वेव और एज ए प्रेशर वेव का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें यह बात बताई थी कि साउंड वेव को एक्सप्रेस करने के दो तरीके, एक पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट की टर्म में, दूसरा प्रेशर की टर्म में। प्रेशर पे बात नहीं करते अभी, लेकिन जो आप पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करते हो वो और ट्रांसवर्स वेव एक ही बात बताता है। बस फर्क ये है, ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल ऐसे वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल ऐसे एक्स के डायरेक्शन के अलोंग ऑसिलेट करता है। कीपिंग इन माइंड के वेव ऐसे जा रही है एक्स के अलोंग, तो ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करेगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था, बस फर्क ये था साउंड वेव में हम s इज इक्वल टू s नॉट करके यही इक्वेशन लिखते थे। s बताता था डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस और ये बता रहा है डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस। तो चूंकि कॉन्सेप्ट सेम है इसलिए मैं पुरानी इक्वेशन यूज कर रहा हूं ताकि हमारे पास सिंपल रहे चीजें, ठीक है। तो y1 पहली वेव की बात हो गई, a जो भी इसका एम्पलीट्यूड है, ω1 भैया जो भी इसकी फ्रीक्वेंसी है। अगर मेरा बेटा इस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी f1 है तो ω1 का वैल्यू तो समझ में आता ही होगा। ω1 का वैल्यू क्या बन जाएगा भैया, 2πf1, और अगर टाइम पीरियड निकालना होगा तो 2π/t1। t1 मेरा बेटा क्या है, टाइम पीरियड, ठीक है, जो भी टाइम पीरियड है इस वेव का। k1 क्या चीज है, k1 मेरा बेटा एंगुलर वेव नंबर, ये वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। अच्छा, अगर मैं y2 की भी इक्वेशन लिख दूं तो आपको ये मजीद समझा सकूंगा ये क्या लिखा है। देखो y2 इज इक्वल टू a sin ω2 इंटू टी माइनस का k2 इंटू एक्स। पहली चीज आप नोट करो, मैंने दोनों वेव का एम्पलीट्यूड क्या लिया है, सेम लिया है। हमारे कोर्स का पार्ट ऐसे ही है। तो बीट्स की कंडीशन क्या बन गई, अब ये सारी बातें रिवाइज करते जा रहा हूं। दो वेव जो कि सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है, डिफरेंट है, एम्पलीट्यूड क्या है, दोनों वेव्स का सेम है, सेम डायरेक्शन में, सेम मीडियम में, एक पॉइंट पे मिलेंगी तो बीट्स बनेंगी। बीट्स क्या हैं, कैसे हैं, कुछ नहीं पता, बस बेसिक कॉन्सेप्ट अब तक हमारे हाथ में आया, ठीक है। अच्छा, ω2 समझता है भाई, ω2 क्या है अपने पास, ω2 हमारे पास इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वेव नंबर 2 की, दैट इज 2πf2, या लिख सकते हैं 2π/T2, ठीक है। अब आता है k2। सर k क्यों डिफरेंट हो गया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, वेव जब भी किसी मीडियम में प्रोपेगेट करती है उसकी जो वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, मीडियम की प्रॉपर्टीज पे करती है। क्या ये दोनों वेव सेम मीडियम में है या अलग अलग मीडियम में। अब लोग सर सेम मीडियम में है, जब सेम मीडियम में है तो इसका मतलब वेलोसिटी y1 की और वेलोसिटी y2 की सेम मीडियम में होने की वजह से कैसी हो जाएंगी मेरा बेटा, ये सेम हो जाएंगी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या है, सेम है। अब जब वेलोसिटी सेम है, समझना यहां पे v इज इक्वल टू f टाइम्स ऑफ लैम्डा। अगर वेलोसिटी सेम है और दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग है तो वेवलेंथ लाजमी क्या होगी, अलग होगी, ताकि आंसर मैच कर जाए। मैं बात को मजीद एक्सप्लेन करता हूं, देखो समझो। मान लो थोड़ी देर के लिए, मान लो जो f1 है ना, इसका वैल्यू f है और λ1 का वैल्यू λ है। समझना आहिस्ता आहिस्ता, क्या बात बोली मैंने, ये ऊपर से ना गई हो, आहिस्ता आहिस्ता बता रहा हूं। जो पहला ट्यूनिंग फॉर्क है इसकी फ्रीक्वेंसी मान ली कितनी है, f है, और इससे जो वेव प्रोड्यूस हो रही है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, उसकी वेवलेंथ क्या है, लैम्डा। तो बच्चे अगर मुझे यहां पे वेलोसिटी निकालनी है, v इज इक्वल टू f लैम्डा हो जाएगा। अच्छा, अब जो दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क है इसकी फ्रीक्वेंसी f2 है, इसकी फ्रीक्वेंसी f2 मैंने मान ली 2f है। ये तो पता है ना आपको, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। भैया अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी नहीं तो बीट्स का फिनोमिना तो कभी होगा नहीं, तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, ठीक है, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है। तो भाई मान ली इसकी फ्रीक्वेंसी इससे क्या है, डिफरेंट है, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है। इससे परेशान नहीं होना कि मैंने f को 2f कर दिया तो सर ये तो डबल ही हो गया, स्लाइटली डिफरेंट क्या है। ओ भाई हो सकता है ये 2 हर्ट्ज हो, ये 4 हर्ट्ज हो, तो डिफरेंस तो 2 ही हर्ट्ज का है ना, डिफरेंस शुड नॉट एक्सीड द वैल्यू ऑफ 10 हर्ट्ज, तो इससे परेशान नहीं होना, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं जो इस वाले का वेवलेंथ है वो भी इससे डिफरेंट होगा। क्यों, अभी आपको नजर आएगा। थोड़ी देर के लिए मान लो कि हम वेवलेंथ सेम ले लेते,
मैंने पहले क्या कहा था, मैंने कहा कि फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो वेवलेंथ भी डिफरेंट होगी, क्योंकि आपको वेलोसिटी को सेम रखना है। लेकिन आप मान लो कि चलो वेवलेंथ सेम है। अब देखो इससे नुकसान क्या हुआ, अगर आप यहां से वेलोसिटी कैलकुलेट करते हो, वेलोसिटी कैसे आती है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी 2f, और वेवलेंथ आपने कितनी मानी हुई है लैम्डा, तो वेलोसिटी आ रही है 2f लैम्डा। जबकि पहले वाले की वजह से जो वेव है इसकी वेलोसिटी क्या आ रही है f लैम्डा। वेलोसिटी डिफरेंट हो गई, जो कि हो नहीं सकती, क्योंकि पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है कहां पे, सेम मीडियम में, और सेम मीडियम में वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ अ वेव डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। इसका मतलब यहां पे जो वेवलेंथ है वो लाजमी सी बात है क्या होगी, λ/2। जब λ/2 होगी तो 2 से 2 क्या होगा, मर जाएगा, वेलोसिटी सेम आएगी। तो ये बात मैं वहां बता रहा था। मैंने क्या कहा, मैंने कहा चूंकि दोनों का फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो लाजमी है दोनों की वेवलेंथ क्या होगी, डिफरेंट होगी, इन ऑर्डर टू कंजर्व द वेलोसिटी, इन ऑर्डर टू कीप द वेलोसिटी ऑफ द वेव कांस्टेंट। ये वैसे ही बीच में बता दिया था ताकि बच्चा परेशान ना हो, ठीक है भैया, ध्यान में रखिएगा। तो भैया जब वेवलेंथ दोनों की डिफरेंट है तो k1 इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। k क्या है, एंगुलर वेव नंबर 2π/λ, तो इसके लिए 2π/λ1, इसके लिए 2π/λ2। समझ आती है, रट्टा तो कुछ होता ही नहीं है फिजिक्स में, सब समझने का गेम होता है, ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आती है। अब मैंने अपनी आसानी के लिए कौन सा पॉइंट कंसीडर किया हुआ है, x = 0 वाला पॉइंट। सर कोई और कंसीडर कर लेते, कर सकते थे, बहुत सारी अच्छी किताबें वो और पॉइंट्स कंसीडर करती हैं। जैसे एक किताब है वो पॉइंट वो लेती है जिसमें kx की वैल्यू π/2 हो जाए, तो ये पूरी इक्वेशन sin अल्फा माइनस बीटा से सॉल्व होती है, कॉस में कन्वर्ट हो जाती है, तो कर सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आसानी के लिए पॉइंट कौन सा लिया, x = 0। कोई भी पॉइंट लोगे एक ही बिहेवियर रहेगा, ठीक है। x = 0 लेने की वजह से हुआ क्या भाई साहब, ये वाला पूरा फैक्टर आपके पास खत्म, ये वाला पूरा फैक्टर आपके पास खत्म। अब y1 की इक्वेशन आपकी बन जाएगी a sin ω1 × t। y2 की इक्वेशन भी ऊपर ही लिख रहा हूं, ये बन जाएगी मेरा बेटा a sin ω2 × t। ध्यान में रखिएगा ये सारी की सारी बातें, क्लियर हो गई ये बात। देखो मैं फिर से आपको रिवाइज करा रहा हूं, फिर आगे चलते हैं, कोई जल्दी नहीं है, कोई मसला नहीं है, आसान सा कॉन्सेप्ट है, फील होगा। बीट्स है क्या, जब कभी भी दो वेव्स एक डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेंगी हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और एक पॉइंट पर आकर इंटरफेयर करेंगी, तो वेव्स बीट्स का फिनोमिना अमल में आएगा। क्या होता है अभी देखते हैं, ठीक है। फिर हमने कहा भाई मान लो आपके पास दो ट्यूनिंग फॉर्क है, इनसे ध्यान में रखिएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव निकल रही हैं। मैं आसानी के लिए, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव भी पार्टिकल को डिस्प्लेस करती हैं, ट्रांसवर्स वेव भी पार्टिकल को डिस्प्लेस करती हैं, ट्रांसवर्स वेव की इक्वेशन यूज कर रहा हूं समझाने के लिए। मैंने कहा ये पहली वेव है जो यहां आ रही है, ये दूसरी वेव है जो यहां आ रही है, ऐसे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये y2 ये वाला ट्यूनिंग फॉर्क ना होता, सिर्फ y1 वेव यहां पे आती, तो क्या मैं ये कह सकता था y1 वेव जैसा डिस्प्लेसमेंट कराना चाहती थी ये पार्टिकल वैसा ही डिस्प्लेसमेंट करता? बिल्कुल। अगर सोचो ये वाला ट्यूनिंग फॉर्क ना होता, सिर्फ ये होता, ये वेव यहां पे आती, तो क्या मैं ये कह सकता हूं जैसा डिस्प्लेसमेंट y2 इस पार्टिकल को कराना चाहता था x = 0 वाले को, वैसा ही ये डिस्प्लेसमेंट करता? तो बिल्कुल ऐसा ही है। अब प्रॉब्लम क्या है, दोनों वेव साइमल्टेनियसली आ रही हैं। अब क्या करेंगे, अब अगर आपको इसका नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है पार्टिकल का, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग नेट डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय y1 + y2, वेक्टर सम होगा y1 + y2। समझ आती है बात की? गुड है। अब इसको मेरा बेटा हम थोड़ा ग्राफिकली एनालाइज करेंगे, इतना हिस्सा कॉपी कर लो, मैं यहां पे ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूं। अब देखो मेरा बेटा, ये जो आपके सामने बना हुआ है ना, इसको देख के आपने घबराना नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, अभी मैं आपको फिर से सब समझाता हूं। देखो ये दो ट्यूनिंग फॉर्क है बच्चे, एक ट्यूनिंग फॉर्क नंबर 1 जिसका फ्रीक्वेंसी f1, एक ट्यूनिंग फॉर्क नंबर 2 जिसका फ्रीक्वेंसी f2। यहां से कुछ वेव्स यहां आ रही हैं, यहां से कुछ वेव यहां आ रही हैं। अब आप सिर्फ y1 की बात करो। अब देखो मैंने सबसे पहले जो y1 ड्रॉ किया है, यहां पे आप नोट करो y1 के आपको कितने साइकिल्स नजर आ रहे हैं। देखो यहां से लेके यहां तक मेरा बेटा y1 का एक साइकिल, ये दूसरा साइकिल। मान लो ये मैंने 1 सेकंड के लिए वेव फॉर्म ड्रॉ करी है, तो इसका मतलब आपको ये नजर आ रहा है कि मैंने मान के चला हूं कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है मेरा बेटा, 2 हर्ट्ज है। अच्छा, अब बिल्कुल ऐसे ही बच्चे, ये आपके पास जो y2 का वेव फॉर्म है वो ये ग्रीन कलर से बना हुआ है, ये नीचे अंडे मुंडे क्या बने हुए हैं, इनको छोड़ दो, आपका काम नहीं है, ठीक है। इसको देखो, आपको यहां कितने साइकिल नजर आ रहे हैं, देखो ये 1 साइकिल, ये y2 की बात चल रही है, ये मेरा बेटा 2 साइकिल, ये 3 साइकिल, ये 4 साइकिल। जितनी देर में ऊपर वाले के 2 साइकिल आए उतनी देर में इसके 4 साइकिल आए।
गोया फ्रीक्वेंसी अलग है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी कम वक्त में ज्यादा साइकिल्स आएंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसके कम साइकिल्स आएंगे। बिल्कुल नजर आ रहा है? इसको मैंने कह दिया भाई इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास 4 हर्ट्ज नजर भी आ रहा है। क्लियर है? अच्छा आगे देखो। अब मेरा बेटा ये जो आपके पास ग्राफ है ना, ये y और t का ग्राफ है। y और t के ग्राफ से क्या मुराद है? हम यहां पे खड़े होके इस पार्टिकल का बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब आपने वेव का कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, तो ये आपके पास वेव नहीं है, ये पोजीशन नहीं चल रही। देखो मैं मिसाल से समझाता हूं। जब हम रस्सी वाली मिसाल लिया करते थे कि कोने पे एक रस्सी बंधी हुई है और रस्सी का एक सिरा मेरे हाथ में, मैं ऐसे 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 कर रहा हूं, आपने दूर से कहीं एक छपाक करके तस्वीर ली। जैसे ही आपने तस्वीर ली तो मेरा बेटा हम कहते थे सूरत हाल कुछ ऐसी बन गई है, हम कहते थे ये y है और ये x है, यानी कि ये पूरा का पूरा आपके पास रस्सी है। रस्सी का एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल मीन से ऊपर, फिर मीन पर, फिर मीन से नीचे, फिर मीन पर, मीन से ऊपर, ये सारे डिफरेंट पार्टिकल्स हैं। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, फर्क समझना पहले। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट था मेरा बेटा स्नैपशॉट ऑफ वेव। स्नैपशॉट ऑफ वेव में क्या होता है, आप टाइम को रोकते हो और एक टाइम पे सारे पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट देखते हो कि वो कहां पर हैं। जैसे मैंने जिस टाइम पे स्नैपशॉट लिया, तस्वीर ली, उस टाइम पे ये पार्टिकल यहां, ये पार्टिकल ऊपर, ये और ऊपर, ये यहां, ये यहां। ये अलग चीज है। इसमें क्या है, आप वीडियो कैमरा ऐसे लगा के बैठे हुए हो, ये आप खड़े हुए हो, आप x इज इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल को ऐसे वीडियो कैमरा लगा के देख रहे हो, आप देख रहे हो अच्छा भाई क्या हो रहा है। तो भाई टाइम, अब जरा समझो, अब थोड़ी देर के लिए मान लो ये वाला ट्यूनिंग फॉर्क था ही नहीं, ये वाला ट्यूनिंग फॉर्क मार्केट में था नहीं, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा भाई, नेट डिस्प्लेसमेंट तो होगी नहीं ना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सिर्फ ये होगा। समझो कि इस ग्राफ का मतलब क्या है, मफहूम क्या है। आप खड़े हुए हो, आपके सामने x इज इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल है, ट्यूनिंग फॉर्क यहां पे डम 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 वाइब्रेट कर रहा है, यहां से y1 वाली वेव आ रही है, ये y1 वाली वेव बनी हुई है। इस y1 वाली वेव की आने की वजह से पार्टिकल का बिहेवियर आप वीडियो में रिकॉर्ड कर रहे हो, ऐसे करके देख रहे हो। टाइम t इक्वल 0 पे पार्टिकल यहां था, टाइम t इक्वल t/4 पे पार्टिकल चला गया ऊपर, पार्टिकल यहां था, t/4 पे गया ऊपर, देखो t/4 पे ऊपर आ गया, फिर 2t/4 पे मीन पर आ गया, फिर 3t/4 पे मीन से नीचे गया, फिर 4t/4 पे या कैपिटल T पे वापस आ गया। पॉइंट समझ में आ रहा है? आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो पार्टिकल की, तो गोया आप पार्टिकल की ऑसिलेशन देख रहे हो। तो पहली चीज, बीट्स पार्टिकल की ऑसिलेशन है, बीट्स वेव का नाम नहीं है। अभी मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। x इज इक्वल टू 0 पे एक पार्टिकल है, आप उसका बिहेवियर देख रहे हो। भाई जब y1 वाली वेव आ रही है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम पार्टिकल का ऑसिलेशन क्या हो रहा है, कैसे चेंज हो रही है डिस्प्लेसमेंट। तो भाई देखो टाइम t इक्वल 0 पे मीन पे था, फिर ऊपर गया, मीन पर आया, फिर नीचे गया, मीन पर आया, फिर गया, फिर आया, यूं। अब इसी तरह से मान लो y1 वाली वेव नहीं है, ट्यूनिंग फॉर्क नंबर 1 नहीं है, सीधा ट्यूनिंग फॉर्क नंबर 2 है, यहां से वेव y2 आ रही है, फिर वही काम कर रहे हो। x इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल आपके सामने है, आपने वीडियो रिकॉर्डिंग ऐसे ऑन की हुई, आप पार्टिकल का बिहेवियर एनालाइज कर रहे हो कि भैया y2 वेव के आने की वजह से पार्टिकल का बिहेवियर क्या है, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे चेंज हो रही है। आपने देखा टाइम t इक्वल 0 पे यहां, फिर इसके t/4 पे ऊपर, फिर यहां, ये नजर आ रहा है आपको। अब चूंकि y2 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो पार्टिकल तेजी से ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर देखो कम तेजी से ऑसिलेट कर रहा है, कम चक्कर मुकम्मल करे उसी टाइम में, इसमें ज्यादा चक्कर मुकम्मल करे, इसमें 1 सेकंड में 2 चक्कर करे पार्टिकल ने। एक चक्कर क्या होता है, यहां था, गया, आया, 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 ये एक चक्कर है। दूसरी बार गया, आया, यहां पे ऐसा 2 बार किया, यहां पे ऐसा 4 बार किया, तेजी से कर रहा है यहां पे ऑसिलेट। क्लियर है? ये मतलब है इसका। तो ये समझ जाना कि ये y और x का ग्राफ नहीं है, ये y और t का ग्राफ है, ठीक है भैया, ये y और t का ग्राफ है। अब वापस आ जाओ। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ट्यूनिंग फॉर्क नंबर 1 मौजूद है सिर्फ, या ट्यूनिंग फॉर्क नंबर 2 भी मौजूद है? सर दोनों मौजूद है। जब दोनों मौजूद हैं तो इसका मतलब इस पॉइंट पर y1 वेव भी आ रही है और y2 वेव भी आ रही है, 2 वेव्स आ रही है। जब 2 वेव आ रही हैं तो पार्टिकल का अब जो ऑसिलेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो दोनों के एडिशन की वजह से होगा, हाँ या ना। जो पार्टिकल अब ऑसिलेट करेगा वो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा y1 प्लस y2 की वजह से। अरे भैया ये पार्टिकल है, y1 वेव भी आ रही है, y2 वेव भी आ रही है सेम डायरेक्शन में। सर ये सेम कैसे हो गया? ओ भाई ट्यूनिंग फॉर्क कोई इतना डायनासोर के साइज का थोड़ी होता है, छोटा सा होता है, छोटा सा होता है। ये भी ऐसे आ रहा है, ये भी ऐसे आ रहा है, दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही डायरेक्शन होता है ये, ठीक है। y1 भी आ रहा है, y2 भी आ रहा है। अब पार्टिकल जो ऑसिलेट करेगा, क्या मैं कह सकता हूं वो y1 प्लस y2 के लिहाज से करेगा?
तो यहां हमने अभी उसका ग्राफ बनाना है, बनाया नहीं है मैंने अभी। अब यहां पे मजीद आगे जाने से पहले मुझे एक बात बताओ, अगर मेरा बेटा मैं यहां पे आपके सामने एक साइन थीटा का ग्राफ बनाऊं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको कुछ बेसिक बातें पता है, मैं फिर रिवाइज कर देता हूं। देखो ये मेरा बेटा जब साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है तो साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0। जब 90 डिग्री होती है तो साइन 90 कितना होता है मेरा बेटा, 1 के बराबर। जब 180 डिग्री होती है तो बच्चे साइन 180 क्या होता है, 0 के बराबर। जब बच्चे 270 डिग्री होता है तो साइन 270 डिग्री क्या होता है, -1 के बराबर। जब 360 डिग्री होता है तो साइन 360 डिग्री क्या होता है मेरा बेटा, फिर से 0 के बराबर। तो ये साइन का बिहेवियर याद है आपको। इसी तरह से मेरा बेटा अगर आपको दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस निकालने के लिए बोला जाए, या दो साइनोसॉइड के बीच में मैं बोलूं भाई फेज डिफरेंस निकाल दे यार, मान लो एक ये रहा, एक मान ले भाई ये रहा, ठीक है ये रहा। अब ये नजर आ रहा है 0 डिग्री पे, ये नजर आ रहा है अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे, और साइन का फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू कहां देता है, 90 डिग्री पे देता है, मैक्सिमम 1 जो देता है +1। तो 0 डिग्री 90 डिग्री, फेज डिफरेंस कितना हो गया, फेज डिफरेंस हो गया मेरा बेटा आपके पास 90 डिग्री का। समझ आ गई बात की। इस तरीके से हम फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे होते हैंगे। अब देखो इसको, यहां पे हो क्या रहा है, y1 वेव आ रही है, y2 वेव आ रही है, और इस पॉइंट पे आप जो ऑब्जर्व करोगे, अब आप पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट ऑब्जर्व करोगे, अलग से y1 अलग से y2 ऑब्जर्व नहीं कर रहे होगे, क्योंकि y1 y2 अलग से आ ही नहीं रहा, दोनों आके मिल रही हैं। अब देखो हो रहा क्या है, इसको समझना जरा। जब मेरा बेटा ये वाला पॉइंट आएगा और जब ये वाला पॉइंट आएगा, तो आप देखो दोनों, इसका भी 0 डिग्री फेज है, इसका भी 0 डिग्री फेज है, फेज डिफरेंस कितना हुआ, 0 डिग्री। फिर थोड़ी देर बाद, अब थोड़ी देर बाद ये वाला पार्ट आया। अब देखो जो आपके पास जो सेकंड वेव है, इसका 90 डिग्री फेज है, और इसका फेज कितना है, इसका फेज आपको नजर आ रहा होगा कोई, मेरा ख्याल है 60 डिग्री के अराउंड होगा, ठीक है। देखो इस वाली वेव का फेज 90 डिग्री तो यहां जाके होगा, ये तो तय है। यहां 90 तो नहीं हो सकता, 0 यहां पर है, 90 यहां पर है, यहां कितना होगा, 60 डिग्री होगा। चेक करो, y1 का फेज यहां पे 60 डिग्री और यहां पे इसका फेज 90 डिग्री, तो 90 - 60, इधर फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, 30 डिग्री का। यहां देखो शुरू में यहां पे फेज डिफरेंस कितना आया था, ये भी 0 पे था, ये भी 0 पे था, 0 डिग्री फेज आया था। पॉइंट समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, फिर समझा रहा हूं, आगे देख लो भाई। जब टाइम t के लिहाज से ये वाले पॉइंट्स आएंगे, यानी कि y1 का ये वाला पॉइंट आएगा, y2 का ये वाला पॉइंट आएगा, तो y1 का जब ये पॉइंट आएगा, y1 का देखो अभी फेज क्या है, 90 डिग्री। कैसे पता चला सर आपको, भैया ये एक साइनोसॉइड फंक्शन है ना, ये देखो साइनोसॉइड फंक्शन है, दोनों साइनोसॉइड फंक्शन है। साइनोसॉइड फंक्शन के अंदर 90 डिग्री पे इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो गोया इसका फेज 90 डिग्री, और ये क्या है 180 डिग्री, क्योंकि साइन थीटा का जब ये वाला पॉइंट आता है जिसके बाद नेगेटिव वैल्यूज स्टार्ट होती है, तो वो क्या है 180। तो 90 डिग्री 180, डिफरेंस कितना आ रहा है 180 - 90, गोया के 90 डिग्री का आया। स्टार्ट में फेज था 0 डिग्री फेज डिफरेंस, फिर फेज डिफरेंस बढ़ के हुआ 30 डिग्री, अब फेज डिफरेंस बढ़ के क्या हुआ 90 डिग्री। मजीद समझो आहिस्ता आहिस्ता। फिर ये वाला पॉइंट आएगा, तुम कहां टेढ़े मेढ़े जा रहे हो भाई, देखो अब देखो साइन के अंदर ये वाला कर्व कब आता है, ये वाला पॉइंट कब आता है, 270 डिग्री पे आता है। अच्छा यहां पे होता तो ये होता 180 डिग्री, y1 की बात करूं तो ये वाला पॉइंट 180 है, ये वाला पॉइंट 90 है, गोया ये वाला पॉइंट 90 और 180 के बीच में, हाँ है ना भाई, ये वाला पॉइंट 90 और 180 के कहां होगा, बीच में होगा। इस वाले पॉइंट को हम 120 डिग्री मान लेते हैं। सर कैसे पता चल रहा है आपको, ये सब चीजें वैल्यूज से पता चल रहा है। जैसे मैंने यहां इस पॉइंट को 60 डिग्री लिया था, इसका बिल्कुल मिरर पॉइंट ये है, तो जो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है वही साइन 120 डिग्री का वैल्यू होता है। ये वाला पॉइंट 120 डिग्री पे, ये वाला पॉइंट 270 पे, तो 270 - 120 कितना हुआ 150 डिग्री। गोया अब आपके पास फेज डिफरेंस कितना हो गया 150 डिग्री। फिर देखो जब ये वाला पॉइंट आएगा तो यहां पे ये वाला पॉइंट आएगा। अब देखो ये पूरा साइकिल हो गया, गोया 360 डिग्री, ये कितना है 180 डिग्री, 360 - 180 डिग्री, कितना फेज डिफरेंस हुआ 180 डिग्री। आहिस्ता आहिस्ता समझो, कोई जल्दी नहीं है। ऐसा आपको किताब में नहीं लिखा मिलेगा, किताब वालों ने डायरेक्टली 2-3 बातें लिखी हुई है, ठीक है। ये आपके भाई ने खुद से एग्जांपल फॉर्मुलेट करी है समझाने के लिए। किताब में डायरेक्टली एक बात ये लिखी मिलेगी कि बीट्स में क्या होता है, पीरियोडिक वेरिएशन आती है इन द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड या इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड ड्यू टू द पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। अब बच्चा पढ़ेगा, एक पाव वाइटो डाल के आगे निकल जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट का फील लो, फिर समझो।
आप क्या कर रहे हो, आप यहां पे खड़े हो, आपके सामने एक पॉइंट है, आप उस पॉइंट को एनालाइज कर रहे हो। पॉइंट पे क्या हो रहा है, दो वेव्स आ रही हैं। कौन सी दो वेव, एक ट्यूनिंग फॉर्क 1 से, एक ट्यूनिंग फॉर्क 2 से। हो क्या रहा है, दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट है। इससे इस वजह से क्या हो रहा है, जब दोनों वेव आपस में मिली टाइम t इक्वल 0 पे ये फेज में थी, इन फेज थी, इनका फेज डिफरेंस 0 था। टाइम गुजरा, इनका फेज डिफरेंस बढ़ना शुरू हो गया और बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, 180 पे आ गया। और अभी पहले वाले का तो साइकिल ही पूरा नहीं हुआ, अभी आप देखोगे फेज डिफरेंस वापस कम भी होगा। अभी दिखाता हूं आपको, वो भी वापस कम होगा फेज डिफरेंस। अभी दोनों वेव मिली, शुरू में देवर इन फेज, लेकिन चूंकि फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो इनका आपस का फेज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखो अगर फ्रीक्वेंसी सेम होती ना तो जिस टाइम पहले वाले का क्रस्ट आता उस टाइम दूसरे का भी क्रस्ट आता, फिर जब ये नीचे जाता ये भी नीचे जाता, इसका ट्रफ आता उसका भी ट्रफ आता। लेकिन अब फ्रीक्वेंसी तो डिफरेंट है, शुरू तो एक साथ किया था, उस वक्त इन फेज थे, लेकिन जब इसका क्रस्ट आ रहा है ये उससे पहले ही क्रस्ट से गुजर चुका है। देखो जब इसका क्रस्ट आया ये क्रस्ट से गुजर के यहां आ गया है, जब इसका ट्रफ आ रहा है ये पता नहीं कहां बैठा हुआ है, एक साइकिल पूरा हो गया, ये 1.5 साइकिल पे बैठा हुआ है। तो हो क्या रहा है, फेज डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम दोनों वेव्स के बीच में क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। स्टार्ट में फेज डिफरेंस 0 था, फिर इसका फेज था 90 डिग्री, इसका फेज मैंने माना यहां 60 डिग्री, तो 90 माइनस 60 कितना हुआ, 30। इसका फेज यहां 90 डिग्री, इसका फेज यहां 180, 180 माइनस 90 कितना हुआ, 90। इसका फेज यहां 120, क्योंकि इसका मिरर पॉइंट है, जो यहां इसकी साइन 60 की वैल्यू होती है वही साइन 120 की वैल्यू होती है। 120 और 270 डिफरेंस कितना आ रहा है, 150 का। फिर ये 360 है, ये 180 है, डिफरेंस कितना आया, 180 का। फेज डिफरेंस जो पहले 0 डिग्री था वो अब कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। अब इससे समझना होगा क्या, समझना होगा क्या, जब वेव्स आपस में मिलेंगी, शुरू में फेज डिफरेंस कितना था, 0 डिग्री। जब फेज डिफरेंस 0 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, जब फेज डिफरेंस 180 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है। और बीच में भी आपको नजर आ रहा है फेज डिफरेंस चेंज होता जा रहा है। तो गोया होगा क्या, समझना, ये पॉइंट है, आप इसको देख रहे हो, इसकी ऑसिलेशन को देख रहे हो, आप खड़े हुए x इज इक्वल टू 0 को देख रहे हो। हुआ क्या, पहले ये पॉइंट आहिस्ता आहिस्ता ऑसिलेट कर रहा था, कम कम एम्पलीट्यूड से, एम्पलीट्यूड बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते एम्पलीट्यूड कहां आ गया, पीक पे आ गया। फिर एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है, कम होते होते वापस कहां आ गया, मिनिमम पे आ गया। यह है बीट्स फॉर्मेशन। फिर सुनो, बीट्स क्या है, जिस पॉइंट पर पार्टिकल, जिस मीडियम के पार्टिकल पर वेव्स आकर इंटरफेयर करती हैं, जिस पॉइंट पर मीडियम में वेव्स आके मिलती हैं, उस पॉइंट की ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी करता है। यह है बीट्स का फिनोमेना। दो वेव्स आके मिली, इसकी वजह से इस पार्टिकल ने मान लो ऐसे ऑसिलेशन शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता एम्पलीट्यूड देखो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, बड़ा 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 मैक्सिमम हुआ, फिर कम होते 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 वापस आ गया। ये एक बीट हो गई, फिर शुरू हुआ। अच्छा, लाजमी नहीं हमेशा मिनिमम से शुरू करे, हो सकता है मैक्सिमम से शुरू करे। स्टार्ट में एम्पलीट्यूड बहुत था, फिर कम हुआ मिनिमम पे आया, फिर बढ़ते बढ़ते वापस क्या आ गया, मैक्सिमम। एक बीट का मतलब क्या है, एक मैक्सिमा से अगले मैक्सिमा तक का टाइम। एक बीट जैसे एक साइकिल होता है ना, एक साइकिल में क्या होता है, जहां शुरू वहीं खत्म। तो पार्टिकल यहां था, साइकिल समझा रहा हूं, पार्टिकल ऐसे गया फिर आया, ये खत्म नहीं हुआ अभी क्योंकि दूसरा एक्सट्रीम टच नहीं किया, फिर नीचे गया वापस आया, एक साइकिल हो गया। ऐसे एक बीट का कॉन्सेप्ट समझो। बीट का कॉन्सेप्ट क्या है, मान लो पार्टिकल ने मिनिमम ऑसिलेशन से शुरू किया, आहिस्ता ऑसिलेशन, आहिस्ता ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ा बढ़ा बढ़ा, मैक्सिमम हुआ, फिर कम होते 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 वापस मिनिमम पे आ गया। एक बीट हो सकता है मिनिमम से शुरू ही ना किया हो, जैसे हमारे वाले केस के अंदर है, जब टाइम t इक्वल 0 पे मिला तो 0 डिग्री था। 0 डिग्री का मतलब क्या होगा, इन फेस का मतलब एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम। तो ऐसे शुरू किया मैक्सिमा से, एम्पलीट्यूड स्टार्ट में ही बिल्कुल ज्यादा था, तो ऐसे ऐसे शुरू किया, कम होते 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 मिनिमम पे आया, फिर वापस बढ़ते 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 वापस कहां गया, मैक्सिमम पे। पॉइंट समझ में आ रहा है, हाँ या ना? ये था मेरा बेटा हमारे पास बीट का कॉन्सेप्ट। इसी चीज को अब देखो, मैं यहां पे ड्रॉ करके भी दिखा रहा हूं आपको, देखो इधर। जब कभी भी आप अपनी किताब में ये ग्राफ देखते हो ना, तो ये ग्राफ जो आपको नजर आता है, इसकी अभी मैं मैथमेटिकल एनालिसिस भी कराऊंगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को फील कर लो।
देखो ये है मेरा बेटा हमारे पास बीट्स फॉर्मेशन, ठीक है। ये देखो ये आपके पास है मिनिमा। अब बोलोगे सर टाइम टी इक्वल 0 पे तो मैक्सिमा बनना चाहिए था, मुझे पता है यहाँ मैक्सिमा बनेगा, तो भैया मैक्सिमा बनने का मतलब ये कि आप इस ग्राफ को यहां से लेके वहां तक पढ़ लो जाके, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। मैं तो सिर्फ बीट्स की फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट दे रहा हूं अभी आपको, ठीक है। अगर आप बिल्कुल बाय ग्राफ चलोगे तो टाइम टी इक्वल 0 पे यहां क्या बनेगा, मैक्सिमा। तो मैक्सिमा से मैक्सिमा तक आपके पास होगा, वैसे आएगा फिर मैक्सिमा से मैक्सिमा तक। पॉइंट समझ में आ गया। ये वाला पॉइंट आपके पास क्या है, मिनिमा, जहां पे पार्टिकल की ऑसिलेशन मिनिमम है। ये वाला पॉइंट आपके पास क्या है, मैक्सिमा। फिर यहां देखो ये पूरा मेरा बेटा आपके पास एक बीट है, ये पूरा आपके पास क्या है, एक बीट है, पूरा आपके पास एक बीट है। ये देखो दो मिनिमा के बीच में या दो मैक्सिमा के बीच में एक बीट होता है। अगर यहां मैक्सिमा लोगे तो यहां भी मैक्सिमा आएगा, तो ये एक बीट हो गया। डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा इज अ बीट। अभी आगे मजीद भी चलना है, मजीद कॉन्सेप्ट है अभी इसमें। डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा इज बीट, ठीक है भैया। इतना हिस्सा कॉपी कर लो। मैं एक बार फिर से बेसिक से थोड़ी सी बात रिवाइज कर दूं। देखो भैया मैं फिर से बता रहा हूं, एक बार जल्दी से क्विक रिव्यू ले लो। देखो ये मान लो आपका पहला ट्यूनिंग फॉर्क था, ये मान लो आपका दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क था। यहां से एक सर्टेन वेव x इज इक्वल टू 0 पे आ रही है, यहां पे भी आ रही है। x इज इक्वल टू 0 के अलावा कोई और पॉइंट भी ले सकते थे, कहानी ने सेम रहना था। वो होता यही है कि टाइम t इक्वल 0 पे मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा या क्या चीज बनेगी, वो बिहेवियर चेंज हो रहा होता है पॉइंट चेंज करने पे, और कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट का फील लो सिर्फ। होता क्या है, y1 वेव आ रही है, y2 वेव आ रही है। आपने कहा इस पॉइंट के ऊपर जो पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो y1 प्लस y2 करके होगा। हमने कहा भाई ठीक है। हमने कहा आप जब ऐड करना शुरू करेंगे तो जो आपका नेट एम्पलीट्यूड होता है भाई, इस नेट डिस्प्लेसमेंट में जो मेन काम की चीज होती है वो नेट एम्पलीट्यूड होता है। और नेट एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, फेज डिफरेंस पे। आपने ये देखा कि टाइम t इक्वल 0 पे देवर इन फेज, फिर जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है इनका फेज डिफरेंस बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते 180 पे आ गया। आगे भी देख लो क्या होता है। अब यहां देखो जरा, अगर हम यहां की बात करते हैं तो भैया यहां इसका देखो ये 90 डिग्री वाला पॉइंट आ गया। अब ये दूसरा साइकिल शुरू हो गया ना, तो ये 90 डिग्री है। और यहां पे देखो ये क्या है, ये यहां होता तो बच्चे, ये y1 की बात कर रहा हूं, यहां होता तो ये 270 डिग्री था और यहां होता तो ये 180 था। गोया ये 270 से पीछे और 180 से आगे है। ये वाला पॉइंट मैं मान लेता हूं 240 डिग्री है। क्या है ये, 240। ये sin 60, sin 120, sin 240 और sin 300, ये करीब करीब एक जैसी वैल्यूज देते हैं, प्लस माइनस का फर्क होता है। तो ये 240 डिग्री है और ये कितना माना हुआ है, 90। तो 240 में से अगर आप 90 निकाल दो तो आपके पास क्या बचेगा, 150 डिग्री। गोया फेज डिफरेंस अब कितना है, 150। अब देखो फेज डिफरेंस आपका वापस कम होना शुरू हो रहा है। अब जरा यहां पे आ जाओ, इस वाली लाइन पे, ये कितना है, 270 डिग्री, y1 की बात हो रही है। ये कितना है, 180। तो 270 माइनस 180 कितना हो गया, ये 90 डिग्री। अब फेज डिफरेंस वापस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब आगे चलो जरा, यहां देखो, यहां देखो, ये y2 का कौन सा होगा, 270 डिग्री होगा, -1 वाला पॉइंट, ठीक है। और ये क्या होगा, ये वाला हो जाएगा मेरा बेटा 300 डिग्री हो जाएगा। हाँ सही है, 360 माइनस 60 बिल्कुल सही है, 300 डिग्री वाला मैंने बताया ना, 300 क्योंकि ये इसका मिरर पॉइंट है। तो 300 240 एक ही जैसी वैल्यूज होती हैं साइन की, साइन 300 साइन 240 एक बराबर वैल्यूज आपको मिल रही होंगी। आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते होगे, ठीक है। तो 300 और 270 डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास, डिफरेंस आ रहा है मेरा बेटा कितने का, 30 डिग्री का। क्लियर है। अब यहां पे आके देखो जरा, इसको देखो आप, ये y1 का पूरा एक साइकिल हो गया 360 डिग्री, इसका भी पूरा साइकिल हो गया ना, ये एक पूरा। तो ये कितना हो गया भाई, 360 माइनस 360 कितना हो गया भाई, 0 डिग्री हो गया। अब आप नोट करो, समझना जरा गौर से फिर से कॉन्सेप्ट को। शुरू में देवर इन फेज मैक्सिमा प्रोड्यूस हुआ था, फिर आहिस्ता आहिस्ता फेज डिफरेंस बढ़ा तो एम्पलीट्यूड कम होना शुरू हो गया। 180 डिग्री पे जब आए, 180 डिग्री में जब आए तो मिनिमा आया, फिर आपका फेज डिफरेंस कम होना शुरू हुआ तो एम्पलीट्यूड बढ़ना शुरू हो गया और कहां पे आ गए आप, 0 डिग्री पे आ गए। गोया वापस मैक्सिमा प्रोड्यूस हुआ। एक मैक्सिमा से लेके दूसरे मैक्सिमा तक ये एक बीट होता है, ये तो बताया था। एक मिनिमा से लेके दूसरे मिनिमा तक ये भी एक बीट होता है। अगर मैं यहां पे पॉइंट चेंज कर देता और ये वाला ग्राफ कुछ अलग तरीके से आ रहा होता तो क्या होता आपके पास, तो होता ये भाई कि यहां पे आपके पास शुरू में मिनिमा होता, फिर यहां मिनिमा होता और बीच में क्या आ रहा होता, मैक्सिमा आ रहा होता। ये आपके पास था बीट। बीट में क्या हुआ, आप एक पॉइंट को देख रहे थे, ये शुरू में आहिस्ता आहिस्ता ऑसिलेट किया और फिर ऑसिलेशन बढ़ के क्या हो गई, मैक्सिमम, और फिर कम हुआ। फिर अच्छा सर अब इसका हमें आवाज कैसे सुनाई देती है, समझें ये बात।
ये बात तो समझ गए ना कि बीट्स है क्या, पीरियोडिक वेरिएशन आ रही है। पीरियोडिक वेरिएशन क्यों आ रही है? फेज डिफरेंस वेरी कर रहा है। किस चीज में पीरियोडिक वेरिएशन आ रही है? बीट्स इज पीरियोडिक वेरिएशन इन द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड या इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। सर बार बार साउंड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैंने ट्यूनिंग फॉर्क यूज किया है और ट्यूनिंग फॉर्क से साउंड वेव प्रोड्यूस होती है जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, एयर में प्रोपेगेट कर रही होती है। ठीक है, तो बीट्स की वजह से होता क्या है, जब दो स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के ऑब्जेक्ट्स क्लोज विसिनिटी में वाइब्रेट किए जाते हैं तो बीट्स प्रोड्यूस होती हैं। बीट्स का इंपैक्ट क्या है? अब आवाज सुनोगे तो आपको होगा क्या, डम 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 ऐसी आवाज आएगी। लाउड साउंड, फेंट साउंड, लाउड साउंड, फेंट साउंड। क्यों भाई? ये फेंट वाला पॉइंट है, ये लाउड वाला पॉइंट है। लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे। तो हो क्या रहा है, शुरू में एम्पलीट्यूड कम था, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हुआ। जब मैक्सिमम होगा आपको लाउड साउंड आएगी, फिर कम होते होते मिनिमम हो जाएगा, फिर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होगा। तो ये होता है आपका बीट्स का कॉन्सेप्ट। एक सेकेंड में जितनी बार लाउड साउंड सुनाई दे वो है बीट फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में जितना फेड साउंड आएगा वो है बीट फ्रीक्वेंसी। देखो ना भाई, एक सेकेंड में एक लाउड आ रहा है और एक फेंट आ रहा है, इसको नहीं गिनेंगे, ये तो शुरू हो रहा है ना यहां से। फिर अगले में देखो, एक लाउड आएगा, एक फेंट आएगा। तो एक बीट में एक लाउड साउंड होता है, एक बीट में एक फेंट साउंड है, एक बीट में एक लाउड है और एक क्या है, फेंट है। दो मैक्सिमा के बीच में या दो मिनिमा के बीच में एक बीट होती है पूरी। है क्लियर हो गया ये सारी बात? बीट फ्रीक्वेंसी। अब इसका एनिमेशन लगा रहा हूं, इसका एनिमेशन भी देखो आप लाजमी, उसमें भी देखो आप, ऑब्जर्व यही चीज करना क्या, कि आवाज कैसे, जो उसका इंटेंसिटी है वो कैसे बढ़ रहा है, फिर इंटेंसिटी कैसे कम हो रहा है। कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, जो आपने बीट फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है ना, बीट फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? जो दोनों आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना जिनको आप क्लोज विसिनिटी में वाइब्रेट कर रहे थे, उनका जो डिफरेंस है वो बीट फ्रीक्वेंसी है। एक और चीज समझ लेना, अगर मेरा बेटा बीट फ्रीक्वेंसी आपके पास आती है ना 1 हर्ट्ज या 1 बीट पर सेकेंड, इसका मतलब 1 सेकेंड में एक लाउड साउंड सुनाई देगा। और आपने दो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को आपस में वाइब्रेट किया जिसकी वजह से बीट फ्रीक्वेंसी आ रही है 4 बीट्स पर सेकेंड, तो इसका मतलब 1 सेकेंड में 4 लाउड साउंड आएंगी और एक साथ नहीं आएंगी, अलग अलग, वरना बीट्स में आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे भाई? एक कांस्टेंट साउंड में और बीट में फर्क क्या है? बीट क्या है? डंग 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 डंग। क्यों? वो एक्चुअल में हो क्या रहा है? आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? लाउड साउंड देन फेंट साउंड, लाउड साउंड देन फेंट साउंड, क्योंकि पार्टिकल की ऑसिलेशन मिनिमम मिनिमम, बड़ी 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 बड़ी, मैक्सिमम, लाउड साउंड आई फिर कम फिर बड़ी। समझ आ रही है बात? ये बीट फ्रीक्वेंसी है। हमने कहा भाई बीट फ्रीक्वेंसी 1 है, मिसाल दे रहा हूं, तो 1 सेकंड में एक ही लाउड साउंड आएगा, डंग 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 ऐसे। 4 है, डंग 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 डंग। 8 है, डंग 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 डंग, ऐसे आ रहा होगा। जो मैंने एनिमेशन दिखाई थी बच्चे, उसमें देखना ऐसे ही हो रहा होगा। अब यहां पे ना एक और आता है बच्चों का सवाल, जब क्लास में ये टॉपिक अच्छे से बच्चे पढ़ते हैं तो एक सवाल आता है, सर देखें ऑसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, ऐसे वेरिएबल एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, ऐसे वेरिएबल एम्पलीट्यूड हमने स्टैंडिंग वेव में भी पढ़ा था, इन दोनों में फर्क क्या है? फिर अगर आपने स्टैंडिंग वेव का लेक्चर अच्छे से पढ़ा था तो उसमें भी पार्टिकल्स एसएचएम कर रहे थे विद वेरिएबल एम्पलीट्यूड, तो डिफरेंस क्या है? तो मैं आपको 2-3 डिफरेंस बता देता हूं, ध्यान में रखना। पहली चीज, स्टैंडिंग वेव में जो दो वेव्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती हैं। बीट्स के अंदर दोनों वेव जो इंटरफेरेंस कर रही हैं वो सेम डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही हैं। इंटरफेरेंस का फिनोमिना ये भी है, इंटरफेरेंस का फिनोमिना ये भी है। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये सेम डायरेक्शन में है। यहां पे आपके पास जो फ्रीक्वेंसी थी वो कैसी थी? सेम थी। यहां पे जो फ्रीक्वेंसी थी वो स्लाइटली क्या थी? डिफरेंट थी। एम्पलीट्यूड अलबत्ता हमने यहां पर भी स्टैंडिंग वेव में माना हुआ था, सेम है। यहां पर भी हमने एम्पलीट्यूड माना हुआ है, कैसा है? सेम है। सबसे अहम डिफरेंस अब आ रहा है जो समझिएगा, यहां पे जो एम्पलीट्यूड वेरी करता है
वो पोजीशन के लिहाज से वेरी करता है। यहां पर जो एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है वो एक ही पॉइंट पर कर रहा है और टाइम के लिहाज से वेरी कर रहा है। अगर आपने स्टैंडिंग वेव्स का कॉन्सेप्ट गौर से देखा है तो स्टैंडिंग वेव में क्या होता था, ये दो नोड्स थे, ये तीसरा नोड था, इन दो नोड्स के बीच में पार्टिकल्स ऐसे ऑसिलेट कर रहे थे। अगर याद आ रहा हो आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट, ये हमारा स्टैंडिंग वेव का फिनोमेना है और यहां ऐसे थे, याद आ रहा है कुछ कुछ थोड़ा बहुत, ये सब चीजें मौजूद है बेटा, हमने पढ़ी हुई हैं सब चीजें, सही है, पढ़ी हुई है। ये पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट कर रहा है। आप किसी भी लम्हे इस वाले पार्टिकल को आगे एनालाइज करोगे, ये एंटी नोड ही होगा, सबसे बड़े एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा होगा, सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट दे रहा होगा हर गिवन टाइम पे। आप इस वाले को आगे देखोगे, ये हमेशा नोड होगा, ये हमेशा एंटी नोड होगा, ये हमेशा एंटी नोड होगा, ये हमेशा नोड होगा, ये हमेशा नोड होगा। एंटी नोड नोड के बीच का फासला हमेशा कितना आ रहा था, λ/4। यानी कि यहां पे जो एम्पलीट्यूड है वो फंक्शन है किसका, पोजीशन का। एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। इस वाली पोजीशन का एम्पलीट्यूड मिनिमम, इस वाली पोजीशन का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, इस वाले का मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में। यहां पर एम्पलीट्यूड फंक्शन था किसका, पोजीशन का। बीट्स में आप पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, आप एक ही जगह पे एक ही पार्टिकल्स को देख रहे हो आंखें फाड़ फाड़ के। एक ही पार्टिकल है, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पहले कम था, टाइम गुजरने के साथ साथ चूंकि फेज डिफरेंस चेंज हो रहा है तो अल्टीमेटली उसका क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पॉइंट समझ में आ गया, हाँ या ना। तो हमने क्या देखा, यहां पे एम्पलीट्यूड फंक्शन है किसका, टाइम का। यही वजह है कि जो सिन बोर्ड की अभी नई किताब आई है उसके अंदर जब आप बीट्स का टॉपिक देखोगे तो उन्होंने हेडिंग लगाई है इंटरफेरेंस इन टाइम। जो फेडरल और पंजाब बोर्ड की पुरानी किताब थी उसके अंदर स्टैंडिंग वेव पे हेडिंग लगी हुई थी इंटरफेरेंस इन स्पेस, और बीट्स में हेडिंग लगी हुई थी इंटरफेरेंस इन टाइम। तो यह कहलाती है इंटरफेरेंस इन स्पेस, ये कहलाती है इंटरफेरेंस इन टाइम। एक ही पार्टिकल है जिसका एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी कर रहा है, ये डिफरेंट पार्टिकल्स हैं जिनका एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन चेंज है। जो एंटी नोड है वो हमेशा एंटी नोड रहेगा क्योंकि उसका पोजीशन ही ऐसा है कि वो एंटी नोड बन जाएगा। छाप लो भैया, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, ये जो हमारे पास फॉर्मूला था ना F1 माइनस F2 का, ये फॉर्मूला कहां से ड्राइव हुआ, इसकी बातचीत कर ली जाए थोड़ी सी। ये मेरा बेटा वही ट्यूनिंग फॉर्क है जिसके ऊपर अभी हमने पूरा अपना कॉन्सेप्ट का फील लिया था। इसकी फ्रीक्वेंसी F1 है। यहाँ मेरा बेटा हमारे पास कोई दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी अपने पास क्या है, F2 है। यहाँ पे x = 0 वाला पॉइंट है। एक वेव y1 यहाँ पे आ रही है, y1 का वैल्यू वही है a sin ω1 × t, माइनस का k1x वाला फैक्टर चला गया क्योंकि मैं x = 0 वाला पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ। y2 विल बी इक्वल टू मेरा बेटा a sin ω2 × t। आप में से अगर किसी ने डेरिवेशन स्किप करनी है तो 10-12 मिनट आगे जा सकते हो, ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी जाहिर है सीखने को बहुत सारी चीजें मिलेंगी और कॉन्सेप्ट का फील आएगा सही से। अब इस पॉइंट पे जो पार्टिकल की नेट डिस्प्लेसमेंट है अगर उसकी बात करता हूं तो वो क्या बन जाएगा, y1 + y2 बन जाएगा मेरा बेटा, ठीक है। अब y1 का वैल्यू क्या है अपने पास, a sin ω1 × t प्लस y2 का वैल्यू क्या है मेरे बच्चे, a sin ω2 × t, सही। अगर मैं a को बाहर निकाल लूं तो ब्रैकेट में आ जाता है मेरे पास sin ω1 × t प्लस sin ω2 × t। यहां पे भैया हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है, दैट फॉर्मूला इज sin a प्लस sin b का फॉर्मूला, बेसिक मैथ्स का फॉर्मूला है। sin a प्लस sin b का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 cos a माइनस b डिवाइडेड बाय 2। क्लियर हो गया, ये बन जाएगा, लाके यहां पुट कर देंगे तो a, अच्छा ये वाले a से इस वाले a को कंफ्यूज नहीं करना, ये a वेरिएबल है और ये वाला जो a है ना भाई, ये a क्या है, एम्पलीट्यूड है, ठीक है। किसका एम्पलीट्यूड है भाई, दोनों का एम्पलीट्यूड मैंने एक बराबर ही लिया हुआ है, सिंप्लिसिटी के लिए हमारे कोर्स में एक ही लिया जाता है हमेशा। तो जनाब ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 2 sin a प्लस b अपॉन 2, ये पूरा a एंगल है, ये पूरा b एंगल है, क्या बन जाएगा, ω1 × t प्लस ω2 × t डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं यहाँ से t को कॉमन निकाल लूँ तो t को कॉमन निकालने पर ये मेरा बेटा बन जाएगा आपके पास, t बाहर आ गया, ठीक है। साथ में आ जाएगा cos ω1 माइनस ω2 अपॉन में आ गया 2 और इंटू में आ गया t। क्लियर है, समझ आती है बात हमें ये, ठीक है। a को अंदर भेज दे भाई, ये बनता है 2a cos ω1 माइनस ω2 अपॉन में आ गया 2 × t, फिर sin
ω1 प्लस ω2 अपॉन में आ गया 2 इंटू टी। क्लियर हो गया बच्चे? ये हमारे पास इन दोनों की इक्वेशन को ऐड करने पे जो रिजल्टेंट आ रहे हैं वो ये है। समझ आती है बात? समझ आती है। अब देखो जरा मेरा बेटा, हमारे पास यहां पे दो फैक्टर्स आ रहे हैं, एक फैक्टर ये वाला है, एक फैक्टर ये वाला है। अगर आपने स्टैंडिंग वेव की डेरिवेशन देखी होगी ना, तो उसमें एक फैक्टर एक्स वाला हुआ करता था। यही वजह हम कह रहे हैं एम्पलीट्यूड वहां पे फंक्शन था किसका? पोजीशन का। यहां पे देखो मेरा बेटा, जो आपको दो फ्रीक्वेंसीज नजर आ रही हैं, एक है ω1 माइनस ω2, एक है ω1 प्लस ω2। एक फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और एक फ्रीक्वेंसी कम है, आप नोट करो। एक फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, एक फ्रीक्वेंसी कम है। कौन सी ज्यादा है? ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये फ्रीक्वेंसी है ना भाई, ω1 प्लस ω2, ये वाली फ्रीक्वेंसी मेरा बेटा ज्यादा है, और ω1 माइनस ω2 वाली फ्रीक्वेंसी क्या है मेरे बच्चे? कम है। कैसे पता चला भाई? ω1 का वैल्यू मान लो 10 है, ω2 का वैल्यू मान लो 8 है। मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए। लेट्स से ω1 10 है, ω2 8 है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये क्या बनेगा? 10 माइनस 8, तो 2 बचेगा, 2/2 1 बच जाएगा। ये देखो 10 प्लस 8 18/2 9 बचेगा। भाई ये वाला टर्म ज्यादा होगा, ये वाला टर्म कम होगा। गोया ये जो कॉस वाला है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास कम है और इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है? ज्यादा है। अब समझना जरा यहां पे बात को, ठीक है? इतनी बात समझ आई? अब अगर मैं दोनों को यहां पे ड्रॉ करके दिखाऊं आपको पहले, अब देखो समझो जरा यहां पे। अगर मैं ये पहले वाला टर्म ड्रॉ करूं, ये वाला जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है बच्चे, उसका आपके पास ऐसे आएगा। सर ये तो कॉस का फंक्शन है, कॉस का फंक्शन तो ऐसे बनता है। वो मैंने अभी स्टार्ट में यहां बात बताई थी ना बच्चे, तो वो मैक्सिमा से शुरू हो जाएगा, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको इस तरह समझा रहा हूं क्योंकि साइनोसॉइड में ना समझना आसान रहता है। आप इससे परेशान नहीं हो जाना कि मैंने यहां पे ये साइन का ग्राफ क्यों बनाया, तो कॉस है, डजंट मैटर। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट का फील लो। अभी भाई देखो ना, कॉस में क्या होता है? ऐसे स्टार्ट होता है ना, तो इसके अंदर पहले मैक्सिमा आएगा। जो मैंने अभी आपको बीट्स बना के दिखाई थी, उसमें शुरू में क्या दिखाया था? मिनिमा दिखाया था। तो वो इसी तरह से होगा, जब दोनों जगह पे क्या आ रहा होगा? साइन आ रहा होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ कॉन्सेप्ट का फील लो। अगर आप एग्जैक्ट कॉस का ग्राफ बनाओगे तो शुरू में मैक्सिमा आएगा और फिर आखिर में भी मैक्सिमा आएगा। जो मैं बना के दिखाऊंगा उसमें शुरू में मिनिमा आएगा, आखिर में मिनिमा आएगा। आपकी किताब में हमेशा वही बना हुआ मिलेगा, इसलिए मैं उससे समझा रहा हूं, सिर्फ फील लेने के लिए। इसका फ्रीक्वेंसी कम है, तो कम फ्रीक्वेंसी का मतलब कम साइकिल्स पर सेकेंड। कम फ्रीक्वेंसी का मतलब कम साइकिल्स पर सेकेंड। इसको देखो, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ज्यादा फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? ज्यादा साइकिल्स पर सेकेंड। बोलो ये बात समझ आई? ये क्या है? कम फ्रीक्वेंसी वाला। ये क्या है? ज्यादा। इससे एक सवाल आया प्यास में, इसलिए कराना जरूरी था। इसका क्या मतलब है? कम फ्रीक्वेंसी वाला। इसका क्या मतलब है? ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दोनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई होंगी, अब देखो क्या बनेगा। अब समझना यहां पे क्या बनेगा। जब दोनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई होंगी, अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो देखो, ये मेरा बेटा मैंने पहले बनाया कम फ्रीक्वेंसी वाला, नजर आ रहा है? कम फ्रीक्वेंसी वाला बनाया। ये मैंने बनाया कम फ्रीक्वेंसी वाला। अब इसके अंदर बना रहा हूं मेरा बेटा मैं ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला। समझिएगा बात को जरा। ये कॉन्सेप्ट का फील लो। ये है मेरा बेटा आपके पास बीट्स का कॉन्सेप्ट। आपको जो दो चीजें नजर आ रही है ना, इन दो चीजों में से ये देखो, ये जो कम फ्रीक्वेंसी वाला है, ये जो कम फ्रीक्वेंसी वाला है, ये क्या करता है? ये वेव का एनवेलप डिफाइन करता है। वेव का एनवेलप डिफाइन करता है। क्या मतलब? ये बताता है एम्पलीट्यूड का वैल्यू कब बढ़ेगा, कब कम होगा। देखो ये जो रेड कलर से बनाया है वो इसकी वजह से है। ये बता रहा है देखो एम्पलीट्यूड कहां ज्यादा हो रहा है, कहां कम हो रहा है। कॉस से परेशान नहीं होना। अगर कॉस को देखोगे तो यहां मैक्सिमा होगा, फिर यहां भी मैक्सिमा आ जाएगा, बीच में मिनिमा आ रहा होगा। डजंट मैटर भाई, ऐसे हो जाएगा ना वो, तो फिर यूं हो जाएगा वो। सही है? इससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट का फील लो। ये जो कम फ्रीक्वेंसी वाला है वो एम्पलीट्यूड का एनवेलप डिफाइन करेगा कि एम्पलीट्यूड कहां बढ़ रहा है और एम्पलीट्यूड कहां कम हो रहा है। ये जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला है ये क्या कर रहा है? ऑसिलेट करा रहा है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला है वो क्या कर रहा है? पार्टिकल को ऑसिलेट करा रहा है कि कितनी ज्यादा ऑसिलेशन कर रहा है पार्टिकल, कितनी तेजी से ऑसिलेशन कर रहा है पार्टिकल, वो ये करा रहा है। कितनी तेजी से ऑसिलेशन कर रहा है वो ये करा रहा है। कितनी देर बाद बढ़ेगा एम्पलीट्यूड और कितनी देर बाद एम्पलीट्यूड कम होगा वो ये करा रहा है। ये चीज एनवेलप डिफाइन करती है। ये सवाल था प्यास यूनिवर्सिटी के पेपर के अंदर।
क्या कि एक उन्होंने इक्वेशन लिख के दी थी कि भाई ये इक्वेशन है आपके पास बीट्स की, आपने बताना है ये क्वेश्चन पुरानी किताब में लिखी हुई थी फेडरल पंजाब की, अब उन्होंने पता नहीं क्यों आई डोंट नो हटा दी वहां से। इसमें से बताना ये था कि एनवेलप कौन डिफाइन करता है, तो भाई ये एनवेलप डिफाइन करता है, ये पार्टिकल ऑसिलेट कराता है, कितनी तेजी से ऑसिलेट करेगा ये कराएगा, कितनी ऊपर तक ऑसिलेट करेगा ये बताएगा। तो ये जो चीज है मेरा बेटा, ये वाली चीज यहां पे एम्पलीट्यूड की टर्म डिफाइन करती है और ये वाली चीज पार्टिकल की ऑसिलेशन डिफाइन करती है। स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन देखोगे तो यहां पे जो टर्म आएगी वहां पे एक्स भी लिखा होता है साथ में, तो हम बताते हैं कि एम्पलीट्यूड वहां पे फंक्शन है किसका, पोजीशन का। क्लियर हो गया, इतना हिस्सा कॉपी कर लीजिए, आगे चलते हैं और बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखते हैं। अब देखो मेरा बेटा, अभी हमने यही वाली इक्वेशन डिफाइन करी, ये जो पूरी की पूरी चीज थी ये क्या डिफाइन कर रहा है, एम्पलीट्यूड डिफाइन कर रहा है, और ये पूरी चीज क्या डिफाइन कर रहा है, पार्टिकल की ऑसिलेशन डिफाइन कर रहा है। अब हम बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालने के लिए जा रहे हैं, ऐसे ही देखो। अब अगर मुझे आपसे पूछना हो कि भाई एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, क्योंकि जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तभी मैक्सिमा सुनाई देगा, जब एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा तभी फेंट साउंड होगी। तो भैया मैक्सिमम तब होगा जब ये पूरा एम्पलीट्यूड है ना आपके पास, एम्पलीट्यूड डिफाइन हो रहा है 2a cos इस फैक्टर से, तो 2a तो कांस्टेंट है। जब ये वाला फैक्टर आपके पास मैक्सिमम होगा तब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा तो आपके पास जो फेंट साउंड है वो आ रही होगी। तो अगर मैं मैक्सिमा के लिए कैलकुलेशन करता हूं, गौर से देखना बच्चे, अगर मैं मैक्सिमा के लिए कैलकुलेशन करता हूं तो ये क्या बन जाएगा, जब ये वाला फैक्टर मेरा बेटा मेरे पास मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम से क्या मुराद है, +-1, +1 का मतलब मैक्सिमम अपवर्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन, -1 का मतलब मैक्सिमम डाउनवर्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन। जब ये वाला फैक्टर मैक्सिमम होगा उस वक्त मुझे लाउड साउंड सुनाई देगी, पीक पर होगा पार्टिकल अपने, एम्पलीट्यूड बिल्कुल क्या होगा, मैक्सिमम। अब आपको पता है कॉस का वैल्यू +1 कब आता है, 0 डिग्री पे आता है, -1 कब आता है, 180 डिग्री पे आता है। तो अगर मैं कॉस इनवर्स करता हूं तो ये बनेगा ω1 - ω2 अपॉन में हो गया 2 × t, 0 डिग्री पे +1 होता है और 180 डिग्री पे -1 होता है, फिर 2π यानी कि 360 डिग्री पे फिर से +1 होता है, फिर 180 आप इसमें ऐड कर लो 360 के अंदर, तो 460 540 डिग्री पे क्या हो जाएगा, -1, वो यार 2π के बाद क्या आ जाएगा, 3π आ जाएगा, एंड सो ऑन। पॉइंट समझ में आ रहा है। अब अगर मुझे टाइम निकालना है कि किस टाइम पे मैक्सिमा आएगा, तो देखो ω1 का वैल्यू क्या होता है, 2πf1 - 2πf2 अपॉन में आ गया मेरे बच्चे 2, ये हो गया आपके पास t, 0π 2π 3π। कहानी ऐसे क्या हो रही है, चलती जा रही है। अगर मैं यहां से 2π का वैल्यू कॉमन निकाल लूं, 2π का वैल्यू कॉमन निकाल लूं, ब्रैकेट में आएगा f1 - f2 अपॉन में आ गया 2 × t, यहां से भी पाई कॉमन निकाल लूं मैं, तो यहां बच जाएगा 0 1 2 3, कहानी चलती जाएगी। पाई से पाई मर गया, 2 से 2 मर गया, क्या बनता है ये, f1 - f2 into t will be equal to 0, 1, 2, 3 एंड कहानी गोज ऑन। दूसरी चीज को वहां लाके डिवाइड कर दो, देखो t is equal to 0 डिवाइडेड बाय f1 - f2 कॉमा, उसके नीचे भी ले आओ 1 डिवाइडेड बाय f1 - f2, 2 डिवाइडेड बाय f1 - f2, 3 डिवाइडेड बाय f1 - f2। ये बता रहे किस किस टाइम पे आपको मैक्सिमम साउंड आएगा। तो शुरू में देखो टाइम t = 0 पे मैक्सिमम साउंड आएगा, वो जो ग्राफ पढ़ा था वो सेंस बना रहे हैं, मैंने कहा था ना मैं साइनोसॉइड से बना के समझा रहा हूं, लेकिन अगर बिल्कुल ग्राफ के मेथड पे जाओगे एक्यूरेट, तो टाइम t = 0 पे चूंकि वेव्स इन फेज थी तो आपको क्या आएगा, मैक्सिमा आएगा वहां पे। मैक्सिमा का मतलब लाउड साउंड सुनाई देगा, ठीक है। तो टाइम t = 0 पे आएगा, फिर 1/f1 - f2 पे आएगा, फिर इस पे आएगा। अब समझ ना आ रहा है यहां पे, जब मेरा बेटा हम यहां पे डिफाइन करते हैं, ये गोले बनाते हैं, ये एक गोला एक बीट है, एक मिनिमा से लेके दूसरे मिनिमा तक, या एक मैक्सिमा से लेके दूसरे मैक्सिमा तक एक बीट होता है, समझना। ये एक मैक्सिमा से लेके दूसरे मैक्सिमा तक ये एक बीट है। एक मैक्सिमा के बाद दूसरे मैक्सिमा को आने में जो टाइम लगता है उसे कहते हैं बीट का टाइम पीरियड। क्या कहते हैं, टाइम पीरियड ऑफ बीट, बीट पीरियड भी कहते हैं इसे, लिख लेना अपने पास। माजी में एक सवाल आर्मी मेडिकल कॉलेज में बीट पीरियड का भी आया हुआ है। बीट पीरियड क्या है, 2 कंसेक्यूटिव मैक्सिमा के बीच का टाइम पीरियड या 2 कंसेक्यूटिव मिनिमा के बीच का टाइम पीरियड। एक फेंट साउंड है, उसके बाद अगला फेंट साउंड कब रिपीट हो रहा है, बीट पीरियड। एक मैक्सिमा, उसके बाद अगला मैक्सिमा कब आ रहा है, बीट पीरियड। एक बीट को मुकम्मल होने में कितना टाइम लगता है भैया,
इसको समझो, पीक से स्टार्ट हुआ ये पार्टिकल था, बिल्कुल पीक ऑसिलेशन पे था, कम होते 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 फेंट पे आया, फिर बढ़ते 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 क्या हो गया, पीक पे आ गया। तो पीक से पीक, मैक्सिमा से मैक्सिमा, या फेंट से फेंट, मिनिमा से मिनिमा का जो टाइम पीरियड है वो क्या कहला रहा है, बीट। अब देखो पहला मैक्सिमा यहां आ रहा है, दूसरा मैक्सिमा यहां आ रहा है, ये फर्स्ट मैक्सिमा आया, ये सेकंड मैक्सिमा आया। इन दोनों के बीच में अगर आपको बोलूं टाइम डिफरेंस निकालो, जो कि बीट पीरियड होगा, जो क्या होगा, बीट पीरियड होगा या टाइम पीरियड होगा एक बीट का, तो माइनस कर दोगे आप इन दोनों को, 1/f1 माइनस f2 माइनस 0, क्योंकि ये पूरी वैल्यू 0 के बराबर है। तो बीट पीरियड कितना आता है, 1/f1 माइनस f2 आता है। भैया माइनस कर दो, आप चाहो तो यहां से निकाल लो भाई, ये है 2/f1 माइनस f2, थर्ड मैक्सिमा, थर्ड बीट यहां पे आएगी, और ये क्या है, जो सेकंड बीट है। तो भाई इसमें से इसको माइनस कर दे, एलसीएम सेम है, 2 - 1, यही आंसर आएगा। किसी को भी आगे वाले को पीछे वाले से माइनस कर तो बीट पीरियड यही आएगा। आपको पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। बीट पीरियड आपके सामने आ गया, अब क्या निकालनी है, बीट फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ये आ जाएगा 1/f1 माइनस f2, पलट देंगे ये ऊपर आ जाएगा, बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बन गया, f1 माइनस f2। समझ आ गई बात की, बीट फ्रीक्वेंसी यहां से आती है। जब आप इसको नोट करोगे अपने पास ऐसे मॉड बार्स में नोट कर लेना, मॉड बार्स इसलिए कि हम बड़े वाले में से छोटे को निकालेंगे हमेशा, माइनस साइन का यहां कोई मतलब नहीं है। बीट पीरियड क्या है, एक बीट का टाइम पीरियड, एक मैक्सिमा के बाद दूसरे मैक्सिमा तक, कंसेक्यूटिव मैक्सिमा तक आने का टाइम पीरियड, या एक फेंट साउंड के बाद दूसरी फेंट साउंड आने का टाइम पीरियड। क्लियर है? यही सेम डेरिवेशन आप मिनिमा से भी कर सकते थे। मैं आपको बता देता हूं, आपने करनी है और मुझे बताना है कि क्या हुआ था या नहीं हुआ था सॉल्व। देखो मिनिमा निकालने के लिए आप क्या करोगे भैया, जब कॉस का वैल्यू 0 हो जाएगा तो एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। भाई फेंट साउंड का मतलब क्या है, यहां पे देखो एम्पलीट्यूड 0 हो रहा है, यही है ना भाई। ये जो बड़ा, जो जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है, जो ये मोटे मोटे गोले बना रहा है, वो क्या तय करता है, एम्पलीट्यूड का एनवेलप तय करता है। तो जहां पे फेंट साउंड है इसका मतलब वहां पे एम्पलीट्यूड क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 0 करने के लिए इसे 0 से इक्वेट करना। कॉस इनवर्स 0 कहां होता है, 90 डिग्री पे होता है, 270 डिग्री पे होता है। तो क्या करोगे, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 एंड सो ऑन। पाई कॉमन लेके कैंसिल करना, सिंप्लीफाई करना, फिर अगले वाले को पिछले वाले से माइनस करना, बीट पीरियड निकालना, रेसिप्रोकल करना, बीट फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सिमिलर आ रही होगी। क्लियर हो गया? कॉपी कर लीजिए, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, हमारे पास 2 से 3 क्वेश्चन है जो हमारे माजी में आए हुए हैं। देखो कहते हैं पहली चीज, 2 ट्यूनिंग फॉक्स आर साउंडेड टुगेदर। ए का फ्रीक्वेंसी आपको कहता है 500 हर्ट्ज है, जो बीट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हुई वो आपको कहता है कितनी है भाई, 8 बीट्स पर सेकेंड। कहते हैं बी का फ्रीक्वेंसी क्या होगा। देखो भैया 500 हर्ट्ज वाले को आपने किसी और फ्रीक्वेंसी के साथ साउंड किया, और जो बीट फ्रीक्वेंसी आ रही है वो कितनी आ रही है, 8 बीट्स पर सेकेंड। अब समझना जरा, आपको जब कभी भी अननोन फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो तरीका क्या है, जो आपकी नोन फ्रीक्वेंसी है उसमें एक बार आप बीट फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे और एक बार बीट फ्रीक्वेंसी को माइनस करोगे। रीजन अभी समझाऊंगा, कोई परेशानी नहीं है। देखो नोन फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 500, इसमें एक बार 8 को ऐड कर दो तो क्या बना भाई, 508 हर्ट्ज। एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो 500 माइनस 8 तो क्या बना भाई, 492 हर्ट्ज। अब मेरे बच्चे, जो आपके पास ये बी वाला ट्यूनिंग फॉक है, हो सकता है इसकी फ्रीक्वेंसी 492 हो सकता है 508 हो। क्यों? देखो 508 को अगर मैं 500 हर्ट्ज के साथ वाइब्रेट करूं तो डिफरेंस कितना है, 8। तो 8 बीट्स पर सेकंड सुनाई देंगी। 8 बीट पर सेकंड का मतलब क्या है, 1 सेकंड में 8 बार मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा के फौरन बाद मिनिमा आएगा, तभी तो आपको पता चलेगा डंग 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 डंग। क्लियर है? अगर 492 वाले को 500 के साथ वाइब्रेट कराओगे तब भी आपके पास क्या होगा, 8 बीट पर सेकंड सुनाई देगी। दूसरा इंपॉर्टेंट, जो हमने ये कहा था ना कि जो बीट फ्रीक्वेंसी है ये मैक्सिमम जो आपको सुनाई दे सकती है वो 10 बीट्स पर सेकंड है। ऐसा क्यों है भाई, समझिएगा जरा। आपके कान पे किसी भी आवाज का जो असर है, किसी भी आवाज का असर वो 0.1 सेकंड तक के लिए रहता है। कितनी देर रहता है, 0.1 सेकंड तक के लिए रहता है। अगर 0.1 सेकंड में दूसरी आवाज आ जाए तो वो पहली आवाज के साथ मिक्स हो जाएगी और आपका दिमाग उन्हें डिफरेंशिएट नहीं कर सकेगा। ये वाला पॉइंट मैंने आपको इको का कॉन्सेप्ट पढ़ाते हुए भी समझाया था, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में। अब अगर 10 बीट्स पर सेकंड है तो गोया आपके कान पे जो इफेक्ट रहेगा ना वो समझो, 10 बीट्स और 1 सेकंड, तो 1/10 0.1 आंसर आ रहा है।
इसका मतलब अगर 10 बीट्स पर सेकंड प्रोड्यूस होती हैं तो आपका कान उन्हें डिस्टिंग्विश कर सकता है कि हाँ यार ये लाउड आया, ये फेंट आया, लाउड फेंट, लाउड फेंट, लाउड फेंट। एक सेकंड में 10 बार तो ऐसा कर सकता है। लेकिन अगर 12 बीट्स पर सेकंड प्रोड्यूस हो गई, प्रोड्यूस तो होंगी भाई, अगर दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के ऑब्जेक्ट्स को वाइब्रेट करोगे तो भाई बीट्स तो आएंगी। आपका जो एयर है या दिमाग है वो इनको बीट्स के तौर पे प्रिसीव नहीं करेगा। वो क्या करेगा, एक कांस्टेंट साउंड सुन रहा होगा, टूं करके आ रही होगी। वजह क्या है कि बीट्स के लिए लाउड फिर फेंट, लाउड फिर फेंट, लाउड फिर फेंट। 10 तक में क्या होगा, लाउड फेंट, लाउड फेंट, लाउड फेंट बहुत तेजी से हो रहा होगा। 11वें पे वो इतना तेज हो जाएगा कि आपका दिमाग उसे अलग से डिस्टिंग्विश ही नहीं कर सकेगा। खैर ये सब्जेक्टिव वैल्यू होती है, बास किताबों में ये 12 भी लिखी होती है, बास किताबों में ये 16 भी लिखी होती है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे लाउडनेस है। अब एक आवाज हो सकता है आपके लिए लाउड ना हो, मेरे लिए लाउड हो, सब्जेक्टिव क्वांटिटी ये भी, लेकिन हमारी किताबों में इसका यही वैल्यू दिया गया रहता है। कॉपी कर लो, 2-3 सवाल और देखते हैं। अब देखो मेरा बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की एग्जांपल नंबर 8.2 के अंदर गिवन है। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल से कहते हैं ट्यूनिंग फॉर्क ए प्रोड्यूसेस 4 बीट्स पर सेकेंड विद अनदर ट्यूनिंग फॉर्क बी। इट इज फाउंड दैट आफ्टर लोडिंग बी विद सम वैक्स बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस टू 6 बीट्स पर सेकेंड। पहले ये समझ लो भैया, ट्यूनिंग फोक के साथ ना इस टॉपिक में आपका एग्जामिनर 2 काम करता है। ये जो प्रोंग्स होते हैं ना, ये प्रोंग्स ऐसे वाइब्रेट करते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी यहाँ छपी हुई भी होती है, लिखी होती है। कभी कभार वो इस पर क्या करता है, इसके ऊपर वैक्स लगा देता है। वैक्स लगाने से क्या होगा, ये प्रोंग्स भारी हो जाएंगे। जब ये प्रोंग्स भारी हो जाएंगे तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझिएगा इस बात को, वैक्स लगाने से फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। कभी कभार ये प्रोंग्स को फाइल करता है। फाइल, आपने फाइल देखा होगा ना, वो जो लोहे का होता है जिससे रगड़ते हैं तो चीज के बारीक बारीक जर्रे निकलते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं पील ऑफ करना। पील ऑफ करना, या कभी कभार एग्जामिनर टर्म यूज करता है फाइल करना। इससे क्या होता है, प्रोंग्स का साइज कम होता है तो उसका वजन कम होता है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी, वो ज्यादा वाइब्रेट करेगा। लेकिन वैक्स करने पे और फाइल करने पे जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा वो बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, ±5 हर्ट्ज का होगा, ध्यान में रखिएगा। वैक्स लगाने पे 5 हर्ट्ज तक कम हो सकती है, लाजमी नहीं है 5 ही कम हो जाए, 5 हर्ट्ज तक कम हो सकती है। 1 हर्ट, 2 हर्ट, 3 हर्ट, 5 हर्ट्ज तक कम हो सकती है। इसी तरह फाइल करने पे 5 हर्ट्ज तक बढ़ सकती है, 1 हर्ट, 2 हर्ट, 2.5 हर्ट, 3 हर्ट, 5 हर्ट तक बढ़ सकती है, ठीक है। अब कहता है इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 320 हर्ट्ज। भैया आपको ए की फ्रीक्वेंसी दी हुई है 320 हर्ट्ज, ठीक है। बी की फ्रीक्वेंसी निकालनी है जब आपने उसके ऊपर वैक्स लगा दी है। सवाल वापस देखो, ये ए की फ्रीक्वेंसी है, बी की आपको नहीं पता, और बीट फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है। ट्यूनिंग फॉर्क ए प्रोड्यूसेस 4 बीट्स पर सेकेंड विद अनदर ट्यूनिंग फॉर्क बी। देखो अब यहीं पे रुक जाओ जरा, ए का नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है 320, और ये बी के साथ प्रोड्यूस करके क्या दे रहा है, 4 दे रहा है, जब अभी लोड नहीं हुआ अभी। इसका मतलब बी का वैल्यू जो है 320 + 4, या तो 324 हो सकता है, 320 - 4 या तो 316 हो सकता है। भाई ये 2 वैल्यूज में से कोई वैल्यू हो सकती है ना, ये बात समझ आती है। भाई इसमें 4 ऐड कर दो, 324, 324 और 320 को साथ में साउंड करोगे तो 4 बीट्स पर सेकेंड आएंगी। 1 सेकेंड में 4 बार मैक्सिमा आएगा, फॉलोड बाय 4 बार मिनिमा, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। 320 को 316 के साथ करोगे जब भी 4 बीट्स पर सेकेंड आ रही होंगी, समझ आती है। अब क्या कहता है, इट इज फाउंड दैट आफ्टर लोडिंग बी विद सम वैक्स बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ के कितनी हो गई, 6 बीट पर सेकेंड। अब बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है और ए की नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होगी, क्योंकि आपने ए को तो कुछ नहीं किया, आपने बी के ऊपर वैक्स क्या करा है, लोड कर दिया उठा के। समझिएगा। अब बच्चे आपके पास समझना, आपके पास जो पॉसिबल वैल्यू है, जो पॉसिबल वैल्यू है 320 के साथ देखोगे और 6 के साथ देखोगे तो या तो पॉसिबल है 326, या क्या पॉसिबल है बच्चे, या पॉसिबल है आपके पास 314 हर्ट्ज। यही 2 पॉसिबिलिटीज हैं। सर ये आपने क्या किया, फिर समझा दे, नहीं समझ में आया। देखो भाई ए की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और बीट फ्रीक्वेंसी की मदद से मैंने बी की 2 पॉसिबल वैल्यूज यहां निकाली, ये अनलोडेड है। फिर ए की नेचुरल वैल्यू की मदद से और बीट फ्रीक्वेंसी की मदद से मैंने लोडेड वाली बी की 2 वैल्यूज निकाली। अब देखते हैं क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है। आपने बी के ऊपर वैक्स लोड किया है और वैक्स लोड करने से फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम हो जाती है। समझना जरा।
अगर पहले 324 थी या 316 थी, कोई भी थी, दोनों में से कोई भी थी, अब आपके पास 326 तो नहीं हो सकती, ये बात समझो। क्यों भैया? अगर पहले फ्रीक्वेंसी बी का 324 था, वैक्स लोड करने के बाद कम होगी, 326 तो नहीं हो सकती, बढ़ तो नहीं सकती। अगर पहले 316 थी, तब भी वैक्स लोड करने के बाद कम होके बढ़ के 326 तो नहीं हो सकती यहां से बढ़ के। बोलो ये बात समझ आ रही? हाँ या ना? अरे भैया इन दोनों में से ये दोनों जाहिर नहीं हो सकती, पहले कोई एक होगी, लेकिन अगर ये है तब भी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे इसकी वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू ज्यादा है, वैक्स करने से फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। जब अगर ये है पहले, तब भी ये नहीं हो सकती क्योंकि इससे भी ज्यादा है। पॉसिबल क्या है? 314। गोया इसका आंसर क्या होने वाला है? 314 हर्ट्ज। सिंपल पॉइंट समझ में आ गया? अच्छा, अब अगर वो आपसे पूछता कि बी का फ्रीक्वेंसी बताओ अनलोडेड कंडीशन में, ये होती है या ये होती है, अब समझो अब जरा। जब आपने वैक्स किया, अब देखो यहां से भी ये कम हो रहा है, यहां से भी ये कम हो रहा है, ये तो पता है ना, वैक्स करने के बाद जो भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उससे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो ये तो तय है। अब देखो जब आप 324 से 314 पे आ रहे हो तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 324 से 314 पे आने पे 10 हर्ट्ज का डिफरेंस आ रहा है। मैंने यहां क्या बात बताई थी? मैंने कहा वैक्स करने पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का चेंज कितना आएगा? 5 हर्ट्ज का। तो गोया पहले फ्रीक्वेंसी 324 नहीं हो सकती। क्यों? अगर 324 होती है तो 324 से यहां जाने पर डिफरेंस आ रहा है 10 हर्ट्ज का, तो नॉट पॉसिबल। गोया पहले जो फ्रीक्वेंसी थी वो 316 थी, 316 से 314 में गए। गोया जब आपने वैक्स किया तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी कितना आया? 2 हर्ट्ज का आया। यहां से भी देख लो, वैक्स करने पे इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ कितना गया? 2 बढ़ गया। यहां से भी मैच हो रहा है, 2 हर्ट्ज यहां कम हो गया तो यहां 2 हर्ट्ज क्या हो गया? बढ़ गया। क्लियर हो गया? एक और तरह से इसी सवाल को देख सकते हैं। क्या? देखो भैया बीट फ्रीक्वेंसी आपकी क्या हो गई है? बढ़ गई है। बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है? बढ़ गई है। अब देखो एक और तरीके से समझा रहा हूं कि ये होगा या ये होगा आंसर। अगर मैं 324 को मान के चलूं तो वैक्स करने के बाद 324 से वैल्यू कम होगी, और इसकी वैल्यू क्या है? 320 है। तो 324 से वैल्यू कम हो रही है, तो 320 और जो वैल्यू है इनका डिफरेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है? ये एक और तरह से सवाल को सोचने का तरीका बता रहा हूं, जाविया बता रहा हूं। 320 हर्ट्ज ए की फ्रीक्वेंसी है, 324 बी की मान के चल रहा हूं नेचुरल थी। जब वैक्स करेंगे तो 324 से कम हो जाएगी, तो 320 और 324 से जो वैल्यू कम हो रही है इनका डिफरेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जबकि इसने सवाल में कहा कि बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है? बढ़ गई है। बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, तो 324 तो नहीं हो सकता, 316 होगा। वैक्स करेंगे 316 से कम हो जाएगा, तो ये जो डिफरेंस है ये बढ़ जाएगा, क्योंकि ये 320 है, ये वाली वैल्यू 316 से कम होगी, तो डिफरेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। ये एक और तरीका था, वरना आपको जो तरीका आसान लगे आप उससे कर सकते हो। कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, अगला सवाल आपके सामने मेंशन है और कुछ क्वेश्चंस मैं इसके होमवर्क में भी डाल दूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा। ये सवाल आर्मी मेडिकल कॉलेज 2014 में पूछा गया और बलूचिस्तान बोर्ड का एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम भी है। कहता है 2 ट्यूनिंग फॉक्स ए एंड बी प्रोड्यूसेस 14 बीट्स इन 2 सेकेंड्स। यहां से सबसे पहले बीट फ्रीक्वेंसी निकाल लो। जो खुदा का बंदा या खुदा की बंदी बीट फ्रीक्वेंसी 14 समझ रहा है तो गौर से देख भाई, 14 बीट्स 2 सेकेंड में। बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? बीट फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ बीट्स डिवाइडेड बाय टाइम या नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड। तो भैया 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनता है? 7 बीट्स पर सेकेंड। समझ आ गई? 7 बीट पर सेकेंड प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि 1 सेकेंड में 7 बार मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, डंग 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 डंग, ऐसे 7 बार। फ्रीक्वेंसी ऑफ फोक ए इज 512 हर्ट्ज। भैया ए का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है कितना? 512 हर्ट्ज। बी का आपको यकीनन नहीं दिया होगा, और बीट फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? 7 बीट्स पर सेकेंड, ऐसे ही है। आफ्टर बी इज वैक्स्ड, आपने बी को वैक्स भी कर दिया उठा के, बीट्स डिसअपेयर। वेरी गुड। जब आपने वैक्सिंग करी तो बीट गायब ही हो गई। देखो वैक्सिंग करने पर ए को तो कुछ नहीं होगा, तो ए पहले भी 512 था, अब भी कितना है? 512 है, और बीट्स गायब हो गई तो 0 बीट्स पर सेकंड हो गया। बीट्स गायब एक ही केस में हो सकती है, और वो एक केस क्या है? वो एक केस ये है कि बी का फ्रीक्वेंसी भी कितना हो जाए? 512 हो जाए। भाई जब दोनों का डिफरेंस 0 हो जाएगा तो बीट फ्रीक्वेंसी भी मार्केट से शार्ट हो जाएगी। अच्छा, ये हमें बाद वाली तो पता चल गई, लोडेड वाले की तो पता चल गई। इन्होंने पूछा था
कि डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी जब वो लोड हुआ हुआ, तो लोड होने पर कितनी है बी की फ्रीक्वेंसी 512। अब पुरानी वाली देखो, ए को आपने साउंड किया बी के साथ तो 7 बीट्स आ रही हैं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? एक पॉसिबिलिटी है 512 प्लस 7 यानी कि 519, एक पॉसिबिलिटी है 512 माइनस 7 गोया के 505 समझिएगा। ये कैसे निकाली मैंने भाई? ए की कितनी है 512 और बी के साथ साउंड करने पर बीट फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है 7 बीट पर सेकेंड, तो दो ही है ना भैया, तो ऐड कर ले या माइनस कर ले। तो 512 प्लस 7 519, 512 माइनस 7 तो 505। अब कौन सी हो सकती है कौन सी नहीं? आपने वैक्स किया और आपको पता चल गया वैक्स करने के बाद कितनी है 512, क्योंकि बीट फ्रीक्वेंसी मार्केट से गायब हो रही है, तो वो तभी होगा जब दोनों का डिफरेंस 0 होगा। तो ये 512 तो ये भी 512 है। वैक्स करने के बाद 512 हुआ है, ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। क्यों? वैक्स करने पे फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल है? यस ये पॉसिबल है। क्लियर हो गया? यहां पे देखो 500, यहां से 519 से कितने आया 512 पे आ गया। अब बोलोगे सर आपने तो अभी कहा था कि प्लस माइनस 5 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, यहां तो 7 हर्ट्ज तक हो रही है। तो एक आता बच्चे ये एक्सेप्शनल केस है, वो भी जो मैंने आपको बताया था वो थंब रूल बताया। मतलब थंब रूल से क्या मुराद है कि वो चीज जो हमने तजुर्बे के साथ साथ सीखी है तो इतना ही रहता है, 5-6 हर्ट्ज तक ही रहता है, इससे ज्यादा आगे नहीं जाता। परेशान नहीं होना। 5-6 हर्ट्ज से ज्यादा वैक्स करने पर फ्रीक्वेंसी कम नहीं होती और फाइल करने पर 5-6-7 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ती नहीं है, तो परेशान नहीं होना। वो थंब रूल बताया, कोई ऐसी फिजिक्स का कानून नहीं बता दिया था मैंने। वरना तो आप किसी को भाई इतना ज्यादा वैक्स के अंदर घुसा दो कि वो वाइब्रेट ही ना कर सके, तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो आपने 0 ही कर दी। बताने का मकसद ये था कि जो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है वो ज्यादातर इतने हर्ट्ज तक पे ही कम करता है या इतने हर्ट्ज तक पे ही बढ़ाता है। तो ये था मेरा बेटा हमारे पास बीट्स का कॉन्सेप्ट। एक एक टॉपिक मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। आपको आइडिया हो रहा है लेक्चर में टाइम क्यों लगता है बनाने में और आने में। जो नई किताबें उनको भी देखते हैं, जो पुरानी किताबें उनको भी देखते हैं, ताकि कोई सवाल कहीं से भी आए हम उसे करने की सलाहियत रखते हो। अगला टॉपिक हमारा डॉपलर इफेक्ट का रहेगा और वो मोस्ट प्रोबेबली हमारा आखिरी लेक्चर होगा वेव्स को लेकर। अब वो एक पार्ट में होता है, ये 2 पार्ट में, वो कंटेंट को देख के पता चलेगा। अगले लेक्चर तक के लिए पढ़ते पढ़ाते रहो और होमवर्क क्वेश्चंस लाजमी सॉल्व कर लेना।